चलिए लास्ट जो है, लास्ट डिस्कशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ था अपना, लास्ट में हम लोग लास्ट तो वो चीज करने लगे थे क्या कि हाँ वो लेजिस्लेटिव काउंसिल वाला हो गया ना। देखिए अभी क्या है क्या कि हम लोग टर्म्स के थ्रू ही जान रहे चीजों को। जैसे कि मान लीजिए अभी झटके से अगर बोले क्या कि चले यूनियन पार्लियामेंट बोल दिया तो क्लियर है ना कि हाँ यूनियन, अभी हम इनफैक्ट कुछ पढ़े ही नहीं यूनियन पार्लियामेंट के बारे में, और हमारे पास एक बकायदा टॉपिक आने वाला है पार्ट 6 के अंदर में। हम लोग पहला उसी को यूनियन पार्लियामेंट को ही लेंगे, एग्जीक्यूटिव उसके बाद ले लेते हैं या एग्जीक्यूटिव पढ़ लेंगे, जैसा भी होगा आगे देख लेंगे अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग। अगर चीजें ज्यादा क्लियर हो गई बढ़िया से तो पहले हम लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव लेंगे, फिर पार्लियामेंट बाद में लेते हैं। अब उसके बाद जैसे कि बस अपने आप को ये लेना है क्या कि हाँ कंसेप्ट बिल्डिंग में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इन दिस सेंस हमारे पास अभी चीजें क्लियर है कि यूनियन पार्लियामेंट्री फंक्शंस क्या होगा, कैसे होगा, किस लिए है। उसी टाइप से स्टेट लेवल पे जो पार्लियामेंट्री फंक्शंस है एग्जिबिटेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर्स, और इसके कंपोजिशन के रिगार्डिंग अगर मान लीजिए मैं बोलूं कि गवर्नर का रोल देख लेते हैं हम लोग, और वहीं पे लेजिस्लेटिव काउंसिल अभी कुछ भी नहीं पढ़ा फिर भी इस कंडीशन में हम लोग हैं क्या कि लेजिस्लेटिव काउंसिल के रोल को एनालाइज कर पाए, सिग्निफिकेंस को भी कर पाते हैं एज वेल एज लिमिटेशंस को भी कर पाते हैं। क्लियर। अब उसके बाद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, तो चीजें आगे भी आते रहेगी वैसे। और मान लीजिए एकदम बिल्कुल क्लियर रहिए क्या कि टीयर ऑफ गवर्नमेंट बोले या लेवल ऑफ गवर्नमेंट बोले तो उसका क्या सिग्निफिकेंस हो जाएगा, या फिर मान लीजिए अगर हम लोग बोले क्या कि फेडरल कंपोनेंट के तौर पे हमारे पास कितने यूनिट एग्जिस्ट करते हैं, तो वो भी आपका बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, उसमें कोई कंफ्यूजन है। अब जैसे कि मान लीजिए हम लोग सपोज एक टर्म दिया आपको कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट, तो हमको इस हिसाब से अपने आप को प्रिपेयर करना है ना कि कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट में तो हम लोग लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी को तो समझ ही पा रहे हैं, बट इतना हम लोग समझ पाएंगे कि इनका जो इंटर गवर्नमेंटल मॉडल फंक्शन करता है ना वो किस लिए करता है। अभी धीरे धीरे चीजें जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो एप्लीकेबल वे भी आते रहेगा। अभी एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि मान लीजिए अभी तो बस लेजिस्लेचर का रोल थोड़ा बहुत हाईलाइट हुआ होगा, एग्जीक्यूटिव्स के रोल हाईलाइट हुए होंगे, और जुडिशरी का रोल तो अभी हमने टच भी नहीं किया। बस ये चीज है क्या कि हाँ जुडिशरी किस कैपेसिटी से अपने यहाँ, जैसे जुडिशरी में हम लोग देखते हैं कि इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल मॉडल एक्चुअली अपना इंडियन जुडिशियल सिस्टम है। तो इंटीग्रेटेड अभी मैंने दो टर्म बोला, इंटीग्रेटेड किस वजह से और इंडिपेंडेंट किस वजह से, तो हम लोग इसको भी चलिए नेक्स्ट टर्म में हम लोग इसी को डिफाइन कर लेते हैं कि अपना जैसे जुडिशियल सिस्टम समझ गए ना, तो जुडिशरी के रिगार्डिंग जो इंडियन जुडिशियल सिस्टम का कंसेप्ट है हमारे पास, उसमें दो टर्म का इंक्लूजन हम लोग देखते हैं। इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज टर्म्ड एज इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम। इंटीग्रेटेड एंड इंडिपेंडेंट जुडिशियल सिस्टम का क्या है, एक्चुअली में हम अपने इंडियन जुडिशियल सिस्टम का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं दिस इज इन दिस फॉर्म, मतलब लाइक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर वेयर सुप्रीम कोर्ट इज लाइंग एट द टॉप, हाई कोर्ट इज लाइंग एट द मिडिल एंड एट बॉटम लेवल इट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट, जिसको कि आप क्या बोल रहे हैं लोअर कोर्ट। समझ पा रहे हैं ना, तो ये हो गया सबऑर्डिनेट कोर्ट या लोअर कोर्ट। एक्चुअली अब हम लोग देखते हैं क्या कि सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट की कैपेसिटी क्या है अपने जुडिशियल सिस्टम के अंदर में, इट इज लाइंग एट द टॉप, मींस कि अपेक्स कोर्ट है। अपेक्स कोर्ट कंट्री लेवल पे, अगर मान लीजिए क्या कि जैसे ये हायरार्की वाइज भी देख लेते हैं, लोअर लेवल पे आपका सबऑर्डिनेट कोर्ट है जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, यानी कि अगर हम लोग ऊपर से आते हैं अपने टॉप से, जैसे कि मान लीजिए इंडिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, फिर मतलब इंडिया जो कंपोजिशन है कंपोनेंट के तौर पे देखते हैं अभी फिलहाल में 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज। अगर हम जुडिशियल हायरार्की देखते हैं तो अपने यहाँ पार्ट 6 के ही अंदर में मेंशन कर दिया गया है हाई कोर्ट को लेकर के। तो हाई कोर्ट का होना, अगर मान लीजिए अब तक जो भी कंसेप्ट बिल्डिंग है, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं क्या कि आइडेंटिफाई द प्रोविजंस विच सिग्निफाइज या विच प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द इंडियन फेडरलिज्म, समझ पा रहे हैं, और वहां पे मैंने रख दिया हाई कोर्ट, तो क्या करेंगे उसको, यस और नो, है ना, क्योंकि हाई कोर्ट क्या है, देयर शैल बी हाई कोर्ट फॉर ईच स्टेट। और आपको क्या पता है कंसेप्ट के तौर पे कि ऐसे कोई भी प्रोविजन जो कि स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट को इंडिपेंडेंट रिकॉग्नाइज करे, उसके पावर्स एंड फंक्शंस को इंडिपेंडेंटली रिकॉग्नाइज करे, तो वो क्या कर, उसको हम लोग किसमें रखते हैं मतलब फेडरल फीचर्स या फेडरलिज्म के स्ट्रॉन्ग मतलब रिगार्डिंग हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आपने देखा होगा कि कैसे एलएसडी वाले को मतलब लोकल सब गवर्नमेंट वाले के थ्रू समझाया था, और आपको कोऑपरेटिव्स वाले के प्रोविजन के थ्रू कैसे समझाया था कि गुजरात व्हेन डिसीजंस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट वाज upheld by the Supreme Court in the year 2021 and accordingly central government challenged the decision of Gujarat High Court in Supreme Court, और सुप्रीम कोर्ट वही अपील कर दिया ना, और ये बोला क्या कि यस जो गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन है वो कॉन्स्टिट्यूशनल ही है। समझ गए,
तो गुजरात हाईकोर्ट के डिसीजन को कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर देना, और उसके रिगार्डिंग हम लोग ये समझ पाने की कंडीशन में थे क्या कि उसके रिगार्डिंग हम लोग ये समझ पाने की कंडीशन में थे क्या कि फेडरलिज्म के रिगार्डिंग ये दोनों कोर्ट का जो जजमेंट आया तो वो कैसे बूस्ट करता है, और उसी के अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव जो कि 97 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया वो कैसे डाइल्यूट करने वाले प्रोविजन है। क्लियर है ना यहाँ तक? तो सब कुछ हम लोग को समझना है। तो इसीलिए देखिए यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की कैपेसिटी अपेक्स लेवल पे हो जाएगी। अभी हम लोग कुछ भी नहीं जान पा रहे, बट ये तो चीज जानते हैं ना कि कॉन्स्टिट्यूशन की कैपेसिटी क्या है अपने कंट्री के अंदर में, बीइंग सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, कोई तो इसका फाइनल इंटरप्रेटर होना चाहिए। आपको पता है कि आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड इन द ईयर ऑन द डे ऑफ 26 नवंबर 1949। अब इसके रिगार्डिंग देखिए ईयर क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है वहां, जब उस वक्त लॉज बन रहे होंगे वो भी सुप्रीम नेचर के लॉज बन रहे होंगे, और आज की बात है 2024 की, तो तब से लेकर के अब तक क्या हमारी सोसाइटी स्टेटस क्यू वाली पोजीशन में रहेगी? कुछ भी चेंजेस नहीं आया होगा, कुछ तो आया होगा ना, सोसाइटल प्रोग्रेस को लेकर के आया होगा, चाहे लॉज को लेकर के, जो ऑर्डिनरी लॉज होते हैं अपने पास सोसाइटी को रेगुलेट करने वाले, लॉ एंड ऑर्डर को रेगुलेट करने वाले, या फिर किसी भी एस्पेक्ट में, तो उसके रिगार्डिंग ही हम लोग देखते हैं क्या कि डायनेमिज्म का कॉन्सेप्ट है। और वो डायनेमिज्म सपोज जैसे कि मान लीजिए हमने बोला क्या कि पार्लियामेंट्री लेवल पे लॉज बन रहे हैं या स्टेट लेवल पे लॉज बन रहे हैं, तो वो लॉ हमारा कितना कंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है ये भी तो देखना पड़ेगा। तो उसके रिगार्डिंग क्या है वो देखने के लिए क्या है, मान लीजिए कि हाई कोर्ट का सिग्निफिकेंस आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट इसी वजह से क्या बोलते हैं हम इसको, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट की भी कैपेसिटी क्लियर हो जा रही है। अब देखिए कि क्या बोला, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या कि जैसे थोड़ा बहुत मतलब एकदम बिल्कुल भी लोड नहीं लेना है सुप्रीम कोर्ट के बारे में। अगर बोला क्या कि अगर इसकी कैपेसिटी एज एन अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री, फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स का भी यहाँ पे एक थोड़ा सा कंसेप्ट जनरेट होता है, मान लीजिए टर्म के तौर पे। चलिए थोड़ा सा बैक में जाते हैं, ब्रिटिश टाइम को हम लोग सिग्निफाई करते हैं। जितना अभी 2-3 दिन की क्लास में जितना बेस ब्रश अप हो जाएगा ना, उतना ज्यादा समझ पाएंगे, चीजें उतनी ही आसान हो जाएगी। पीडीएफ के लिए लोड नहीं लेना है, नोट्स देंगे है ना, अगर बोलेगा क्या कि लिखाना है तो भी लिखा देंगे, लेकिन टाइम कंज्यूमिंग होगा। एकदम बिल्कुल अच्छे से ये कोशिश करिए कि जितना समझ लेना क्लास में समझ लें उतना ज्यादा बेटर है। पीडीएफ की चिंता मत करिए, जैसा बोलिएगा, लिखाना है नोट्स तो लिखाएंगे। हाँ, जैसे कि मान लीजिए कुछ जो मेंस के रिगार्डिंग मोस्ट इंपोर्टेंट नेचर का होगा उसको लिखाएंगे, अदरवाइज बाकी पीडीएफ दे देंगे, लेकिन इलोब्रेशन सबका बिल्कुल मतलब एकदम अच्छे से किया जाएगा यहाँ पे। अब हम लोग देखते हैं जैसे कि मान अभी किसकी बात कर रहे थे, हाँ जैसे कि मान लीजिए ब्रिटिश टाइम के अंदर में जो मान लीजिए इंडिविजुअल्स हैं, इंडिविजुअल्स आज के डेट में हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का रेफरेंस पाते हैं ना, रेफरेंस है हमारे पास, और इसी वजह से ये बोलते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं क्या कि चलिए आज रात में गवर्नमेंट का मन होगा क्या कि ठीक है हमारे पास पैसे नहीं है, चलिए उठिए और डिसीजन बना दे, ऐसा लॉज बना लिया कि ठीक है आज के बाद से 1 बजे आज मतलब इस डेट के खत्म होते ही सब पे जो 1000 रुपए का फाइन इंपोज कर दिया जाता है। क्या गवर्नमेंट ऐसा कर पाएगी? आज के डेट में नहीं कर पाएगी। ऐसा भी नहीं है क्या कि चलिए ठीक है गवर्नमेंट को ये लगा क्या कि सोसाइटल इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, आप जो है इरेस्पेक्टिव ऑफ द टैक्स मैकेनिज्म आपको जो है कुछ ज्यादा ही टैक्स देना, नहीं देंगे तो फिर आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और अदरवाइज मींस यू विल बी कन्विक्टेड। ऐसा कर सकती है गवर्नमेंट? क्या नहीं कर सकती है ना। सो दैट क्यों? क्योंकि हमारे पास वही एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड है, और वो कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि हम लिमिटेशन वाली जो बात कर रहे थे वो भी चीजें, यानी कि हर कुछ टैक्स कैसे रेगुलेटरी मतलब जैसे कि अगर हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन को बाद में एनालाइज करेंगे, बस अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि हाँ कुछ चीजें आगे है ऐसा, जैसे कि मान लीजिए नो टैक्स शैल बी इम्पोज्ड है ना, नो टैक्स शैल बी इम्पोज्ड। मतलब इंडिविजुअल्स के बारे में बोला गया है कि इंडिविजुअल्स इज प्रोटेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कलेक्शन ऑफ टैक्सेस, मतलब और वहां पे क्या एग्जेम्पशन है, अदरवाइज इट इज मेड बाय लॉ है ना। अगर मान लीजिए कि कोई लॉ बना करके किया गया है ऐसा और वो कॉन्स्टिट्यूशनल है तो उसकी वैलिडिटी हम पाएंगे। बट ऐसे नहीं क्या कि हाँ गवर्नमेंट की मर्जी हो गई, और गवर्नमेंट की मर्जी क्या होगी, वो भी मतलब डिस्क्रिशनरी टाइप से कि हाँ ठीक है मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल टाइप से, तो वो चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती इन द मतलब सेम वे। अगर हम उसी को, ये तो फाइनेंशियल वाली चीजें थी, मान लीजिए कुछ तो एक डेवलपमेंटल एवेन्यूज हमें चाहिए होगा। इवन आज आप देख पाएंगे क्या कि हाँ लास्ट ईयर जो चीजें चल रही थी क्या कि
LGBTQA वाला जो मामला था क्या कि हाँ सेम सेक्स मैरिज को रिकॉग्नाइज करना, तो सुप्रीम कोर्ट उस वक्त सुप्रीम कोर्ट का ही डिसीजन आता है ना कि हाँ ठीक है ये डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया, यानी कि वो इलीगल एक्टिविटी नहीं है। सेम सेक्स मैरिज इन मतलब इन कंटेम्पररी सिचुएशन इज नॉट एन इलीगल मैटर, नॉट एन इलीगल एक्टिविटीज। और बट जब उनकी तरफ से ये बोला गया क्या कि हमारे लिए जब आप इलीगल इसको नहीं मान रहे, डिक्रिमिनलाइज आपने कर, डिक्रिमिनलाइज समझते हैं ना, एक होता है क्रिमिनल एक्टिविटी और अब एक होता है डिक्रिमिनल, उसको डिक्रिमिनलाइज कर देना, यानी कि वो एक्टिविटी या प्रोसेस अब क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर में कवर्ड नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखिए, पॉलिटी एंड गवर्नेंस ऐसी चीज है ना, जब आपके पास एग्जाम्पल्स होंगे ना बहुत सारे तो मजा भी आएगा और समझ में भी आएगा। जैसे एडल्ट्री एक दिन मैंने डिस्कस किया, एडल्ट्री क्या होता है। हमारे पास जो पुराना मॉडल है जो आईपीसी, अभी आपने देखा होगा कि न्यू टर्म का इंट्रोडक्शन हुआ था, भारतीय न्याय संहिता है ना, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सुने हैं अभी मोर रिसेंटली। मतलब जो कि पहले हमारा था आईपीसी, सीआरपीसी, अब उसके बाद एक था इंडियन एविडेंस एक्ट। देखिए थोड़ा सिग्निफिकेंस वाइज हम लोग ये समझते हैं, जैसे क्राइम इन आवर कंट्री, मतलब जो क्रिमिनल ऑफेंसेस इन आवर कंट्री इज रेगुलेटेड और फ्रेम्ड अंडर दिस मैकेनिज्म जो अर्लियर एग्जिस्टिंग थे। जैसे इंडियन पिनल कोड है ना, आईपीसी क्या होता था कि जनरल टाइप के लॉज होते थे, क्या कि हाँ चलिए जैसे कि ब्राइबरी है, डॉरी का है मामला, या फिर जैसे एडल्ट्री के मामले पहले 2018 के पहले, या मतलब अभी जो 2023 में जजमेंट दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उसके पहले ये था। तो ये आईपीसी मतलब एक जनरल प्रिंसिपल्स गवर्न होता था उस डायरेक्शन में, समझ पाए। अब इसी का डिटेल्ड मैकेनिज्म कहां पे मिलता था, सीआरपीसी के अंदर है, मतलब ये जनरल प्रिंसिपल्स बतलाता था और ये डिटेल्ड मैकेनिज्म को क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर में बताया गया। अब ये देखिए कि अपने यहाँ क्या है कि जब तक आप विटनेस नहीं कर पाए या एविडेंस नहीं दे पाए तो वो पर्सन कन्विक्शन होगा उस पर्सन का, या फिर वो पर्सन प्रोसिक्यूटेड होगा, तो ये कैसे कर पाते हैं, तो इसके लिए हमें एविडेंस चाहिए। तो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 वाला लॉज था हमारे पास। अब ये देखिए आईपीसी की बात करें 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड इंडियन एक्शन के अकॉर्डिंग इसको क्या किया 1973, ईयर देख लीजिए 1872, समझ पा रहे, ईयर का रेफरेंस देखते चलिएगा, समझ में आएगा क्या कि ब्रिटिश टाइम के ही अंदर में था। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं सेडिशन जो कि सेक्शन 124A के अंदर में मेंशन था, देशद्रोह, समझ रहे हैं ना, देशद्रोह। अब ये बतलाइए कि देशद्रोह का जो मामला है ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर में और आज की गवर्नमेंट के अंदर में क्या सेम डेफिनेशन रेगुलेट होगा? ब्रिटिश गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि भगत सिंह हमारे लिए हीरो है, नेशनल हीरो है, देखते होंगे कि आप हमारे लिए इनफैक्ट नेशनल प्राइड है ना, नेशनल प्राइड है, हमारे लिए नेशनल हीरो है, फ्रीडम स्ट्रगल के हीरो में से हैं वो। और इन द सेंस मतलब एक आइकन है, यूथ आइकन की अगर बात करें तो वो हमारे लिए ये स्टैंड करता है, उनकी मतलब ये उनकी वैल्यूज। और वहीं पे अगर हम लोग ब्रिटिशर्स की बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि उनके जो एक्टिविटीज है वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी, इनफैक्ट वो टेररिज्म वाले एक्टिविटी में काउंट कर लेते हैं उनको, समझ पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या है कि गवर्नमेंट का नेचर भी पता चल पा रहा है आपका कि गवर्नमेंट के नेचर की वजह से डेफिनेशन अलग अलग हो जा रहा है। और वो नेचर क्यों? क्योंकि कोई सुप्रीम डॉक्यूमेंट लॉ एग्जिस्ट ही नहीं करता था, सो दैट कि गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर पाए, गवर्नमेंट को वो रेगुलेट कर पाए, एज वेल एज गवर्नमेंट को लिमिट भी कर पाए, यानी समझ पा रहे हैं। तो क्लियरली देयर वाज एब्सेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और लेकिन जब इंडिपेंडेंट हो गए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो सब कुछ एक डिफाइंड पेरिफेरी में हो गया ना, कि अब के बाद से गवर्नमेंट के फंक्शंस टोल्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट, इनफैक्ट गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर कैसा होगा वो भी तो बतला दिया गया। हर लेवल पे देख लीजिए आप, चाहे सेंट्रल लेवल पे बात कर ले, स्टेट लेवल पे बात कर ले, या फिर स्टेट लेवल पे बात कर, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट लेवल पे बात कर ले, क्लियर है। अब देखिए सेडिशन सेक्शन 124 जो आईपीसी मतलब ये जो रेफरेंस लिया आईपीसी के सेक्शन 124A में सेडिशन को डिफाइन किया गया था, बतलाया गया था इन द और ब्रिटिश टाइम पे क्या बोला गया था कि एनीथिंग सेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट और एनी एक्शंस कमिटेड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये चीज अगेंस्ट द गवर्नमेंट वाला चीज जो है, मतलब ये डेफिनेशन हो गया आपका सेडिशन के लिए। तो क्या यही डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशनल एरा में भी फिट कर देंगे? अगर गवर्नमेंट मान लीजिए कोई लॉज बनाई, सपोज डैम को लेकर के, डैम का कंस्ट्रक्शन हो गया और डैम के गवर्नमेंट का ये डिसीजन हुआ, क्या गवर्नमेंट का ये एग्जीक्यूशन होना है कि चलिए डैम कंस्ट्रक्शन होगा, और वहीं पे देखते हैं कि इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट हो गया, वाटर जो मतलब सेव वाटर प्रोटेस्ट के जो लीडर्स वगैरह हैं वो प्रोटेस्ट करने लगे इन सबको,
तो वो क्या हो जाएगा, क्या उनका एक्शन जो होगा वो सेडिशन के भी अंदर में फ्रेम हो जाएगा, है ना। या फिर मैं आपको एक एग्जांपल ये बतलाऊं क्या कि चलिए एक करंट एग्जांपल है लास्ट ईयर में कि मीडिया वन एजेंसी है ना, मीडिया वन एजेंसी केरला की मीडिया एजेंसी है। उसने क्या किया कि व्हेन इट्स लाइसेंस गॉट एक्सपायर्ड तो उसने रिन्यूअल और उसने एक ब्रॉडकास्ट किया अपने चैनल पे जो कि अगेंस्ट द गवर्नमेंट था, है ना, गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी के अगेंस्ट था, मतलब गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया गया। और व्हेन इट अप्लाइड फॉर रिन्यूअल ऑफ इट्स लाइसेंस तो एक्चुअली मिनिस्ट्री के द्वारा गवर्नमेंट के द्वारा क्या कर दिया गया, इसके लाइसेंस को ही कैंसिल कर दिया गया। ओके, तो लाइसेंस कैंसिल होने के बाद समझ पा रहे हैं सारी चीजों को, लाइसेंस कैंसिल होने के बाद क्या बचता है, क्या कि ठीक है फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, गारंटर ऑफ द इंडिविजुअल्स राइट, तो वो क्या करेगा, क्या कि कोर्ट का सिस्टम, कोर्ट मैकेनिज्म में जाएगा जस्टिस को लेकर के। तो केरला हाई कोर्ट जाते हैं और केरला हाई कोर्ट जो है गवर्नमेंट के एक्शन को अपील कर देती है कि गवर्नमेंट ने जो किया सही किया। समझ पाए। अब क्या होगा, कौन होगा हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, क्या है अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट। तो उसके लिए ऑप्शन तो बचता है कि डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी चैलेंज इन द सुप्रीम कोर्ट, ये चीज है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब डिसीजन को चैलेंज कर दिया गया और सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट देता है, मतलब केरला हाई कोर्ट के डिसीजन को मतलब वो नलिफाई कर देता है और ये डिक्लेरेशन देता है कि नो, ये गवर्नमेंट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविटी किया, कि कुछ भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट कहना या करना वो सेडिशन लॉज के अंदर में नहीं आएगा। और लास्ट ईयर इतना ज्यादा ये सब इश्यूज मचा था कि गवर्नमेंट मतलब कोर्ट ने, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट है, इट इंस्ट्रक्टेड टू द गवर्नमेंट कि आप या तो सेडिशन के डेफिनेशन को एक्सप्लिसिटली बनाइए, है ना, कि सेडिशन किसमें कवर होगा, या फिर क्या है, क्या कि ये जो सेक्शन 124 है इसको ही नलिफाई करिए, इसको मतलब जो मतलब ये कवरेज है आईपीसी सेक्शन 124 यहां से इसको हटा दीजिए। दैट्स व्हाई अभी क्या है, क्या कि बीएनएस जो भारतीय न्याय संहिता, मतलब नाउ दिस मैकेनिज्म हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस थ्री न्यू मैकेनिज्म। भारतीय न्याय संहिता, भारतीय मतलब इसकी जगह पे ये सीआरपीसी की जगह पे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एंड जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम हैड रिप्लेस्ड इंडियन एविडेंस एक्ट। समझ गए बात को। तो अब क्या है, क्या सेडिशन इसमें कवर्ड है सेडिशन के तौर पे? नो, यहाँ पे मतलब कि ऐसे वो टर्म को ही चेंज कर दिया गया कि ऐसे कोई एक्शन जो कि कंट्री के सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को इंडेंजर करेगा हैज बीन डिफाइंड अंडर सेक्शन 150 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। समझ गए बात को। तो ये चीजें हैं। तो यानी हम क्या देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डायनेमिज्म या जो सोशल ऑर्डर का डायनेमिज्म है वो भी एक मुद्दा बचता है हमारे पास, और लॉज बनाया गया और वो लॉ कितना कंसिस्टेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कंसिस्टेंट मतलब समझ पा रहे हैं ना कि कितना न्याय संगत है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, मतलब कि और कॉन्स्टिट्यूशन ओवरऑल क्या सिग्निफिकेंट रोल में है अपने पास वो भी देख पा रहे हैं, एज वेल एज मतलब कि गवर्नमेंट के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है, सिटीजन्स को एक मतलब प्रोटेक्ट और मतलब जो इंडिविजुअल्स राइट हैं, इंडिविजुअल्स के राइट, सोसाइटी के जो एक मतलब सोशल नॉर्म्स होते हैं उन सबको प्रोटेक्ट करना, प्रमोट करना उनके इंटरेस्ट को। तो ये सारी चीजें हैं। अब देखिए जैसे कि मान लीजिए एडल्ट्री वाले लॉज पर मतलब कि आपको लास्ट जो डिस्कस्ड है उसमें मतलब कि सेक्शन 497 ऑफ आईपीसी समझ पाए, यानी कि आईपीसी जब सिग्निफाई होता है तो वो जनरल टर्म जनरल लॉज के अंदर में था। अभी अब रेफरेंस के तौर पे सीआरपीसी अगर मैं बोलूं कि 190 सेक्शन 198 ऑफ सीआरपीसी, समझ गए ना, तो वहां डिटेल्ड वे में वहां पे बताया जाएगा एडल्ट्री के लॉज के, एडल्ट्री लॉज के रिगार्डिंग। हाउएवर रिसेंट अपडेट ये है क्या कि इन द ईयर लास्ट ईयर जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इट्स डिसीजन दैट एडल्ट्री को अब जो है डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया। समझ गए ना। जैसे कि मान लीजिए हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स विद द मैरिड वुमेन, अब इश्यूज के तौर पे आप देख पा रहे हैं अगर उस जो मैरिड मैन है उसका अगर रिलेशन विद द अनमैरिड वुमेन के साथ है तो वो क्या हो जाएगा, डिक्रिमिनलाइज तो ऐसे ही हो गया, यानी कि उसके ऑफेंसेस अब क्रिमिनल ऑफेंसेस में कवर नहीं होंगे। एक तो ये इश्यूज हो गया। बट व्हाट अबाउट वो जो मान लीजिए मैरिड वुमेन, उस मैरिड वुमेन जो है उधर उस साइड से सोच के देखिए, जो मैरिड वुमेन है वो भी तो कहीं ना कहीं कल्प्रिट है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट को ये बतलाने की कोशिश कर रही थी क्या कि नहीं, एडल्ट्री के लॉज जो है ना, एग्जिस्टिंग लॉज उसको रहने दीजिए। क्यों? क्योंकि अपने यहाँ मैरिज क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है। समझ पा रहे हैं। और जो वैल्यू मैंने पहले ही बतलाया, चाहे लॉज हो चाहे कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड के तौर पे एग्जिस्ट करता है, दैट इनकॉर्पोरेट्स द वैल्यूज ऑफ इंडियन सोसाइटी। और हमारी सोसाइटी में ये जो मैरिज की सैंक्टिटी है ना उसको बचाए रखने के लिए गवर्नमेंट ये आर्ग्यू कर रही थी क्या कि एडल्ट्री के लॉज को
मतलब रहने दिया जाए, एग्जिस्टिंग प्रोविजन जो भी है उसको कंटिन्यू किया जाए। बट सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ कंसिस्टेंसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की कहीं ना कहीं ये डिस्क्रिमिनेटरी इन फॉर्म एंड नेचर हो जा रहा था। दैट्स वाई उसने क्या किया, सबसे पहले 2018 में इसके जजमेंट आए थे, बट इट वाज फर्दर अपहेल्ड इन द ईयर 2023 डिसीजन, मतलब जनवरी 2023 डिसीजन। अब ये क्या है, क्या कि डीक्रिमिनलाइज हो गया, तो मतलब समझ पा रहे हैं होपफुली। तो मतलब अगर हम लोग मतलब जब धीरे आगे पढ़ेंगे क्या कि कहाँ मतलब इसको कहाँ फर्दर यूज करना है, कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के साथ, या फिर जो डायनेमिक सिनेरियो है, तो उन सबको चीजें आप पढ़िए समझिए। जब समझेंगे अच्छे से तभी, और जब एक तो दो तीन चीजें हैं, समझ गए बढ़िया से उसको बिल्कुल एकदम ब्रश अप करते रहना है, और उसके बाद जब ये डेवलप हो जाएगा, आपकी जो क्वालिटी है ये अगर डेवलप हो गई, तो बस आंसर राइटिंग के समय में क्या करना है, मतलब टाइमली और एडिक्वेटली सारे पॉइंट्स को यूज कर लेना है अपने मतलब जो आंसर राइटिंग है उसमें। यही सिंपल सा गेम है मेंस आंसर राइटिंग का, और आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो हो गया, मतलब काम आपका बन जाता है। समझ पाए? तो ये सारी चीजें हैं, टर्म्स वगैरह कैसे, मान लीजिए इंडियन जुडिशियल सिस्टम में सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है, हाई कोर्ट का रोल क्या है, मीडिया वन एजेंसी का एग्जांपल आप देख पाएंगे। तो ये चीजें हैं, सिंपल वे में पढ़ लेना और उसको एक डायनेमिक बना के पढ़ना, तो ये चीजें। अब मीडिया वन एजेंसी के एग्जांपल में आप सुप्रीम हाई कोर्ट का भी रोल समझ पाए, है ना। हाई कोर्ट कैसे फेडरलिज्म के रिगार्डिंग है, केरला वाला मामला था तो केरला हाई कोर्ट। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में वो जो एजेंसी है वो क्यों पहुंचती है, सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट आता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जब आया तो क्या गवर्नमेंट को लिमिट करने की कोशिश कर दी गई। आप देखेंगे मतलब इफ कोटिंग गवर्नमेंट सर्वे, गवर्नमेंट का ही सर्वे है फ्रॉम द ईयर 2011 टू 2020, आप देखेंगे नियर अबाउट 10,900 पर्सन हैज बीन अरेस्टेड ऑन द चार्ज ऑफ सेडिशन। समझ पाए? 10,000 लगभग 11,000 लोगों को सेडिशन के मतलब फ्रेम्ड चार्जेस पे कन्विक्ट करना कहीं ना कहीं इंडिविजुअल्स लिबर्टी को जियोपार्डाइज कर रहा था। अगर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इस वे में है क्या कि वो गारंटी प्रोवाइड करवाता है, गारंटी और प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल्स के लिबर्टी को, राइट्स को, तो ये फिर बेटा क्या है, समझ पा रहे? दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट रेज कंसर्न ओवर दिस वन। और ये क्लियरली बोलती है क्या कि एक्चुअली देखिए इसके पहले भी मतलब चीजें कॉम्प्लेक्स हो जाएगी, लेकिन जब यहां तक क्लियर है तो मैं आपको थोड़ा सा ये बताऊं क्या कि सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन बार बार आता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी केस में आएगा, तो हमारे लिए केस स्टडीज का भी इंपॉर्टेंट आएगा। तो आने वाले समय में हम लोग सब कुछ यूज करेंगे। एक्चुअली ये वाला जो सेडिशन के रिगार्डिंग आया था ना, सबसे पहले आपका उसको बोलते हैं हम लोग वाधवा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1960, केदारनाथ सिंह, एक्चुअली केदारनाथ सिंह और वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस 1962। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला था कि सेडिशन इज नॉट एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल, सेडिशन कॉन्स्टिट्यूशनल है, मतलब ये जो इसके अंदर में जो लॉज फ्रेम्ड लॉज है, बट क्या है कि गवर्नमेंट को मतलब ये बतलाया गया था क्या कि वो जो ब्रिटिश टाइम पे सेडिशन के लॉज थे और अभी जो सेडिशन का है तो क्लियरली अलग है। तो इसको गवर्नमेंट को बोला गया था कि ध्यान रखने के लिए, ऐसा नहीं किया कि एनीथिंग सेइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो आपका सेडिशन चार्ज को फ्रेम करवा देगा, या एनी एक्शंस अगेंस्ट द गवर्नमेंट वो सेडिशन के अंदर में कवर्ड होगा। बट जो कंट्री की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को जियोपार्डाइज करने वाले कंडीशन, अब समझ पा रहे होंगे कि प्रोविजंस हैं तो मिसयूज के भी बनते हैं एक्चुअली में। तो यही सब चीजें हैं, सुप्रीम कोर्ट का कंसर्न ओवर था। लास्ट ईयर बहुत सारे मैटर्स ऐसे हुए, दैट्स व्हाई सुप्रीम कोर्ट बार बार गवर्नमेंट को ये इंस्ट्रक्शन दे रही थी कि जस्ट थिंक अबाउट सेक्शन 124A ऑफ द आईपीसी विच वाज रिलेटिंग टू सेडिशन। समझ रहे हैं? तो हमारे लिए क्वेश्चंस कहां से बन जाएगा। अब आपको ऐसा नहीं है कि पूरे जो हमारा जो फ्रेम्ड लॉज है पूरे के सेक्शंस को रटिए, तो करंट का मतलब जो चीजें हैं ना, करंट वाले सब मतलब डायनेमिक सब्जेक्ट जो है उसमें अब आप जैसे पेपर वगैरह पढ़ते हैं, जैसे शुरू से ही आपको बोले कि पेपर एक बार पेपर एटलीस्ट पढ़ लीजिए एक बार, कि आधा घंटा 1 घंटा धीरे धीरे पढ़िएगा, तो मतलब अगर कंटिन्यूटी में रखेंगे ना तो एक महीना लगेगा आपको थोड़ा रिदम बनाने में, फिर देखिएगा कि कितना मजा आता है पेपर पढ़ने में। नहीं पढ़ेंगे ना, इनफैक्ट तो वो लगेगा कि मॉर्निंग हमारी खाली जा रही है, या फिर मतलब लगेगा कुछ मिसिंग है आज का जो हमारा करिकुलम है। समझ पा रहे हैं? और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपकी जो एनालिटिकल पावर है उसको बढ़ाएगा, ऑब्वियसली है बढ़ाएगा इन द सेंस कि आप उसके बारे में कल कुछ पढ़े थे, समझ रहे हैं, और आप जब पढ़ेंगे मेहनत करेंगे उस पर, तो दिमाग इतना ज्यादा ट्रिगर हो जाएगा कि हम चीजों को कैसे यूज करते हैं, है ना, यूज करने सिखाएगा। अब यही चीज
मतलब ये आप मत करिए। बाकी क्या है कि कोई मैगजीन उठाए रेंडमली, लेट से एबीसी कोई भी मैगजीन है, अब वो चीजें मैगजीन क्या है अपने हिसाब से तैयार की गई है, आपको तो कंसीडर नहीं किया। डिपेंडिंग मान लीजिए सेडिशन के बारे में चीजें आपको डिलीवर हो रही है, आपके पास अलग व्यूज होगा, अभी भी आपके पास अलग होगा, आपके पास अलग होगा। अगर कुछ ऐसे पेपर वगैरह पढ़ते होंगे तो एक दो के दिमाग में तुरंत क्लिक हुआ होगा कि अच्छा ये भी चीजें हम उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, समझ पा रहे हैं। तो इस वजह से जो ओरिजिनलिटी ऑफ द थिंग है ना, वो परमानेंसी है उसकी, वो सस्टेनेबल मॉडल में एग्जिस्ट करता है। और सिविल सर्विस यही है एक्चुअली, है ना। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, बहुत ज्यादा डीपर इंसाइट नहीं लेना है, क्या है, बट जो चीजें हैं ना वो आप उसमें एक्सपर्टीज करिए। बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, जो अपना डिफाइंड जोन है उसमें आपकी एक्सपर्टीज होनी चाहिए। उसको आप, यही सारे नोट्स बनते हैं, उसको आप 20 बार पढ़ जाइए, 25 बार पढ़ जाइए। क्यों बाकी चीजें पढ़ना है कि अच्छा सेडिशन के बारे में ये कोचिंग का नोट्स क्या है, ए मैगजीन में क्या है, बी मैगजीन में क्या है, समझ पा रहे हैं। तो ये सब चीज अवॉइड करना है अपने आप को। बाकी अब हम लोग टर्म से हट करके थोड़ा, जैसे ये सब चीजें भी आएंगी बाद में, इसको हम लोग अपने सेलियंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी लेंगे। क्या कि इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटेड है तो क्यों है, इंडिपेंडेंट है तो क्यों है। इंटीग्रेटेड इन द सेंस, अगर मान लीजिए आप अंडमान निकोबार भी चले गए तो एपेक्स कोर्ट कौन होगा वहां पे, सुप्रीम कोर्ट, समझ गए। दैट्स वाई हम इंटीग्रेटेड मॉडल बोलते हैं। और इंडिपेंडेंट अगर बोले तो मतलब सुप्रीम कोर्ट या कोई भी इन सब में कोर्ट जो है उनका कंपोजिशन क्या होता है, मतलब चीफ जस्टिस होते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, हाई कोर्ट में क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ दैट हाई कोर्ट, कंसर्न हाई कोर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे भी जो डिस्ट्रिक्ट जज हैं या फिर सेशन जज, जो भी हम लोग बोलते हैं, एंड वेरियस अदर जजेस, यही है ना। वेरियस यहाँ पे भी अभी जैसे सुप्रीम कोर्ट की पोजीशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट में कितने नंबर ऑफ जजेस हैं टोटल बताइए अभी। हाँ, मतलब 34 है इंक्लूडिंग सीजीआई, यही चीज है ना। और हाई कोर्ट में जो डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रेंथ, मतलब स्ट्रेंथ ऑफ दैट कंसर्न हाई कोर्ट, वहां पे भी चीफ जस्टिस और जो अदर जजेस होते हैं। तो अब देखिए कि जो मतलब जजेस हैं, तो जजेस का अपॉइंटमेंट क्या होता है कि रेंडमली होता है, डिस्क्रिशनरी पावर, बाय यूजिंग डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द गवर्नमेंट और सम अदर मैकेनिज्म, सम अदर एजेंसी, इसके थ्रू होता है, या फिर एक डिफाइंड क्वालिफिकेशन के थ्रू होता है अपॉइंटमेंट। अभी तो कुछ भी नहीं जान रहे होंगे, बट इतना जरूर समझिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जब स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बतला रहा है, स्टेट गवर्नमेंट को बतला रहा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट के भी तो बारे में बतलाया होगा। तो सुप्रीम कोर्ट के भी अंदर में पार्ट 5 के अंदर में है अपने पास आर्टिकल 124 से लेकर के 147 पर्टिकुलरली डेडिकेटेड टू द प्रोविजन, मतलब डेडिकेटेड फॉर द प्रोविजन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें कि वो क्या बोलता है, सुप्रीम कोर्ट के कंपोजिशन, मतलब स्ट्रक्चर, फंक्शंस, है ना, ये सब को डील किया गया है यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के तो यानी कि जजेस का जो क्वालिफिकेशन होगा, है ना, कि अपॉइंटमेंट होगा, ये सब भी तो बतलाया गया होगा ना। तो इसीलिए जजेस आर अपॉइंटेड एज वेल एज रिमूवल भी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं। जजेस आर अपॉइंटेड एंड रिमूव्ड बाय द प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ, नॉट बाय एनी अदर मेथड, समझ गए। तो इस वजह से क्या हो, चाहे इसकी बात कर ले, चाहे इसकी बात कर ले, चाहे इसकी बात कर ले, तो इंडिपेंडेंसी इस सेंस में, यानी इंडिपेंडेंसी इन द सेंस कि वो इंटरफेयर तो नहीं कर सकते हैं ना। अगर मान लीजिए आप डिसाइड करने वाले हैं केस को और आपका अपॉइंटमेंट मेरे थ्रू हम पे डिपेंड करता है, तो ऑब्वियस है ना कि आपके पास डर होगा कहीं ना कहीं कि आपका जो वर्क इंटीग्रिटी है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने जो आपको वर्क इंटीग्रिटी प्रोवाइड करवा के दिया है आपको, that may come in jeopardized condition. That's why जब कॉन्स्टिट्यूशन ही उसको प्रोटेक्ट कर दिया है तो इंडिपेंडेंसी इंश्योर होती है उसकी, क्लियर है ना। तो ये सारी चीजें, अब देखिए यहाँ पे आपको क्या है, कंसेप्ट पीटी के रिगार्डिंग चीजें क्लियर होनी चाहिए। और मेंस में अगर मान लीजिए मैंने आपसे पूछो, मैंने आपको बोला कि जस्टिफाई फ्री एंड फेयर रोल, फ्री फेयर एंड इंडिपेंडेंट रोल ऑफ जुडिशरी इन आवर कंट्री, जस्टिफाई, या फिर judiciary is expected to be free, fair, independent in their functional terms, examine, है ना। अगर ऐसा करके दे दिया तो समझ पा रहे, चीजों को यूज करना है, एग्जामिन करके दे दिया तो एज यूजुअल बतला दिया गया आपको कि एग्जामिन है तो क्या करना है, आपको कमेंट है तो क्या करना है, दो चीजें, दो टर्म तो क्लियर बतलाया ही गया। तो इसीलिए वो चीज में मत जाइएगा कि हम जो है मेंस में हमको कोई रटा रटा या मटेरियल दे दे हम उसको पढ़ लेंगे। मेंस का ऐसा क्वेश्चन थोड़ी आता है क्या कि आपको पहले से पता। हाँ, थोड़ा बहुत, जैसे कि मान लीजिए जहां पे आप गेस कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी का ही लास्ट ईयर, अभी देखिए जो चेंजेस आया ना, मतलब जो चेंजेस अपने लिए बीपीएससी में आया है, चाहे यूपीएससी के अंदर में, यूपीएससी में भी क्या हो रहा था कि लोग करंट अफेयर्स पढ़ के चले जा रहे थे और मार्क्स अच्छा पा करके सिलेक्शन इंश्योर कर ले रहे थे। अभी क्या हुआ
क्या कि वंस अगेन यूपीएससी ने ये चीज रियलाइज करवाने की कोशिश की कि जो आपका सिलेबस है ना, और जो एक डिफाइंड पेरिफेरी है सिविल सर्विस के लिए, यू हैव टू एडहेयर इट, है ना, आपको आत्मसात करना पड़ेगा उसको। अदरवाइज ये जो शॉर्टकट मेथड पे चलेंगे ना, तो हो सकता है इस साल आप कर लेंगे लेकिन अगले साल नहीं हो पाएगा, क्योंकि टोटल जो राइट्स होते हैं उनके पास रिजर्व है। आपको ये कभी नहीं बतलाया गया है कि आप इतना पढ़िए तो सिलेक्शन हो जाएगा। आपको ये बेशक बताया गया कि ये सिलेबस है, आप इसको मतलब आपको हमारी सर्विस के लिए आना है तो आप इसको बिल्कुल एकदम यूज टू होके आइए या गो थ्रू होके आइए, तो एकदम आसान हो जाता है उस वे में। अब हम लोग देखेंगे टर्म्स के बाद चीजें क्लियर है, बाद में जैसा होगा हम लोग उसको भी यूज करेंगे धीरे धीरे। अगर समझ में मतलब आसान होगा यूज करना तो कर लेंगे, अदरवाइज हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं इंडियन सिस्टम में, थोड़ा सा आपको बेसलाइन क्लियर करवा दिया गया है कि जैसे अब हम लोग आसान वे में इस बात को समझ लेते हैं क्या कि हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। समझ पा रहे हैं कि अब देखिए जैसे कि जब सोसाइटी का एवोल्यूशन हुआ होगा तो सोसाइटी के एवोल्यूशन से पहले क्या होगा, इंडिविजुअल्स तो रहे होंगे, इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल्स, लेट से ये इंडिविजुअल्स है इस और यहाँ पे एक इंडिविजुअल्स है, इस इंडिविजुअल्स के बीच जो इंटरेक्शन होगा, समझिएगा अच्छे से, दो इंडिविजुअल्स के बीच जो बिहेवियरल इंटरेक्शन होगा, रूल्स होंगे, तो कुछ ना कुछ तो लॉ की जरूरत पड़ती होगी ना। और वही धीरे धीरे इंडिविजुअल से क्या हो गया, मान लीजिए यहाँ पे इंडिविजुअल्स है तो इसके जो बिहेवियरल इंटरेक्शन होगा इसके साथ और इसके साथ, या फिर इंडिविजुअल्स का सोसाइटी के साथ, है ना, तो सोसाइटी का इंडिविजुअल्स के साथ या फिर इंडिविजुअल्स का सोसाइटी के साथ, तो दैट मस्ट बी गाइडेड बाय ए लॉ, है ना। उस वक्त का जो सुप्रीम डॉक्यूमेंटेड लॉ होगा तो वहां से चीजें देखते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, हम लोग जान रहे हैं एंशिएंट हिस्ट्री में एक टर्म यूज करते हैं मनुस्मृति। समझ पा रहे हैं, मनुस्मृति। तो ये चीज क्या कहलाता है कि टू रेगुलेट द बिहेवियरल नॉर्म्स बिटवीन द इंडिविजुअल्स, एमंग द इंडिविजुअल्स एंड इंडिविजुअल्स टू द सोसाइटी, तो हमें उसकी जरूरत पड़ी होगी। और इसी के रेफरेंस में अगर आपको आज पता है कि आज हम लोग क्या देखते हैं, मनुस्मृति के तौर पे ओवरऑल हमारे पास क्या एग्जिस्ट करता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो मनुस्मृति ऑब्वियस है क्या कि मनु और स्मृति तो दो नाम से मतलब ये बोल रहे हैं क्या कि रिटन बाय द मनु, और यहाँ पे अपना कॉन्स्टिट्यूशन का जो फादर बोलते हैं हम लोग किसको बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के फादर के तौर पे हम लोग किसको जान रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब को, है ना। अम्बेडकर साहब को अगर हम लोग जान रहे हैं, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, और अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछ दिया हु इज कॉल्ड एज मॉडर्न मनु, हु इज कॉल्ड एज मॉडर्न मनु, तो बी आर अम्बेडकर साहब। समझ पाए, तो कंसेप्ट अपने को ऐसा बना के रखना है क्या कि चीजें आसान वे में क्लियर होती चले, चाहे पीटी का हो या मेंस का हो, जहां पे हमें यूज करना होगा कर लेंगे। क्लियर है। तो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन में अब चीजें देखिए, और इसको हमेशा होल्ड करके रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है आज का और पहले का, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, एब्सेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क रहा होगा। तो हम लोग देखते हैं जैसे कि मान लीजिए अगर हिस्टोरिकल इवोल्यूशन ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में बात करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग जो रिकॉग्नाइज्ड जो एक टेन्योर है हमारा हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं, मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में देखा होगा आपने कि जो एक बुक है अपने पास अर्थशास्त्र, है ना, प्रोमिनेंट बुक है, फेमस बुक है, तो अर्थशास्त्र किस पे बेस्ड है, अर्थशास्त्र किसको रिलेट करता है बताइए, इकोनॉमिक्स। चलिए बतलाता हूं आपको, देखिए अर्थशास्त्र एक्चुअली ए बुक रिटेन ऑन स्टेट्स पॉलिटिको या स्टेट क्राफ्ट बोलते हैं इसको, स्टेट क्राफ्ट। इन द स्टेट क्राफ्ट किस चीज के लिए टर्म यूज किया गया है, जो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है ना, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ द स्टेट, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो ये जो चीज है अपने पास, द बुक इज बेस्ड ऑन स्टेट क्राफ्ट या रिलेटिंग टू स्टेट क्राफ्ट, और स्टेट क्राफ्ट को अगर हम सिग्निफाई करें तो वो क्या हो जाता है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप। तो इसमें तो कहीं इकोनॉमिक्स का तो टर्म ही नहीं आया, है ना। तो एक्चुअली क्या है क्या कि द बुक इज रिटन बाय कौटिल्य। समझ रहे हैं कौटिल्य कौन है, कौटिल्य जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में चंद्रगुप्त मौर्य और मतलब जो उसके टीचर थे, और उन्होंने जो बुक लिखी है, द बुक अर्थशास्त्र इज डिवाइडेड इनटू 15 सेगमेंट, 15 सेगमेंट में है ये बुक। और बुक का एक्चुअली सिग्निफिकेंस क्या है, क्या वो बुक इकोनॉमिक्स पे लिखी गई है या पॉलिटिक्स पे लिखी गई या एडमिनिस्ट्रेशन पे लिखा गया है या फिर
अगर मैं आपको बोलूं पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर स्टेट क्राफ्ट, तो पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव दोनों। देखिए एक चीज है, पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप समझते हैं आज के डेट में अपने पास मिनिस्ट्रियल सेटअप समझते हैं, मिनिस्ट्रियल और जो ब्यूरोक्रेट्स वाला चीज है, यानी कि ये डिपार्टमेंट, मिनिस्टर्स एंड डिपार्टमेंट, समझ पा रहे हैं। मैंने आपको ईडी का एग्जांपल दिया था, इन्फोर्समेंट डायरेक्टर इस ऑपरेट मतलब किस मिनिस्ट्री के अंदर में है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर में। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है सेवरल डिपार्टमेंट्स, और उसी एक डिपार्टमेंट के अंदर में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। तो डिपार्टमेंट ऑफ, जैसे कि मान लीजिए, देखिए बहुत सारी चीजें आपके पीटी के भी दिखा, ईडी हम लोग सब कोई कर रहे हैं, आपसे चुपके से बीपीएससी ने पूछ लिया क्या कि चलिए बताइए किस डिपार्टमेंट के अंदर में, मतलब या फिर कवर्ड अंडर द डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वगैरह छोड़ दिया आपसे, तो फिर आप समझ गए ना। तो पीटी के रिगार्डिंग मतलब जब आप सिविल सर्विस की तैयारी बैंकिंग की कर रहे हैं, तब कोई नहीं बोलेगा क्या कि भाई आपको थोड़ा एक सिंसियरिटी या एक कंसेप्चुअल ग्राउंड को भी क्लियर करके रखना है। जो पढ़ लिया, फाइनेंशियल अवेयरनेस जितनी होनी चाहिए वो होगी, काफी है। बट जब सिविल सर्विस के राउंड करते हैं ना, वो भी समझ रहे हैं क्यों, क्योंकि आप में वो लीडरशिप क्वालिटी नहीं होगी ना, तो फिर आप मतलब स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी है उसको कैसे बूस्ट अप कर पाएंगे, या फिर मतलब ये हो जाएगा ना, डिक्लाइन हो जाए। आप जैसे अगर मान लीजिए उस साल सारे ऑफिसर्स उसी टाइप में निकल गए, तो फिर समझ रहे वो स्टेट कहाँ चला जाएगा। तो इस वजह से मतलब अपना वो क्वालिटी खराब नहीं करेगा, और इसीलिए बेस्ट चूज करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए हम लोग जब भी पढ़ेंगे तो एक मतलब नॉर्मल माइंड सेटअप से हट करके इस बात को समझते हुए पढ़ेंगे कि हमको अपने आप को प्रूफ करना है एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंसी के लिए, तो कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना, लाइक दैट ऑफ अदर स्टूडेंट। तो अगर हम वो जितनी जल्दी सीख पाएंगे तो सिविल सर्विस के लिए हमारा सिलेक्शन उतना आसान होता चला जाएगा। तो इस वजह से तो ये देखिए मिनिस्ट्रियल और जो डिपार्टमेंटल सेटअप है वो यही है, मिनिस्ट्री इज हेडेड बाय मिनिस्टर और डिपार्टमेंट इज हेडेड बाय सेक्रेटरी। आज के केस में यही चीज है। तो पॉलिटिको स्टेट क्राफ्ट कहने का क्या मतलब है, द बुक इज डिवाइडेड इनटू 15 सेगमेंट और बेसिकली रिलेटिंग टू स्टेट क्राफ्ट्स, दैट इज पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ दैट स्टेट। अब देखिए क्या है, क्या कि उसी के अंदर में आप देखेंगे एक थियोरी है अपने पास, सप्तांग थियोरी, है ना, नाम से ही क्लियर है, हिंदी में देखेंगे मीनिंग इसकी सप्त अंग। ये क्या बोला है, क्या कि देयर आर 7 वाइटल ऑर्गेन ऑफ द स्टेट, समझ पा रहे हैं, 7 जो प्राइमरी ऑर्गेन है स्टेट के, उसके बारे में बतला गया। 7 वाइटल एलिमेंट्स में किसको लिया, स्वामी, है ना, स्वामी को किसको बोल रहा है, किंग। अब देखिए कि पहला जो वाइटल एलिमेंट है किंग को बोला, तो किंग या फिर जो स्वामी है उनकी कैपेसिटी क्या होती है, मतलब इनकी क्या ड्यूटी हो जाएगी, समझते चलेगा। जैसे ये सब का आप नोट्स बना सकते हैं, सिंपल वे में लिख सकते हैं पैरेलली। तो जैसे उनका काम हो जाएगा रक्षणा और पालना। अब देखिए नाम से क्लियर है, संस्कृत टर्म्स है, रक्षणा पालना अपने सब्जेक्ट के, यानी कि अपने पीपल, उस राज्य में रहने वाले जो पीपल हैं, सब्जेक्ट मैटर है उनके, उनकी रक्षा करना और उनका पालन पोषण करना, समझ पाए। तो किंग या स्वामी एज ए, तो अब देखिए मैं अब यहां पे चलता हूं। अगर मैं आज के टाइम पे बोलूं क्या कि आज जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किसको रिकॉग्नाइज करता है हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे, क्या किंग ही वर्ड यूज कर रहा है या कोई और टर्म यूज कर रहा है उसके लिए, मतलब ये क्या यूज कर रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे किसको यूज करता है, बोलिए कोई, तो थोड़ा थोड़ा सोच के, पीएम, चलिए कोई नहीं बतलाते हैं। चलिए ठीक है, अभी क्लियर करते हैं, आप ही खुद बोलिएगा आंसर। इलेक्शन हो गया, इलेक्शन के बाद मान लीजिए सपोज ए पॉलिटिकल पार्टी कम्स, पॉलिटिकल पार्टी ए कम्स इन पावर। तो जब ये है पॉलिटिकल पार्टी ए पावर में आ जाती है तो क्या करती है, मतलब प्रेसिडेंट को अपना गवर्नमेंट बनाने के लिए क्लेम करती है ना। तो अब क्या है कि गवर्नमेंट में आप क्या देखते हैं, गवर्नमेंट कैसे, मतलब गवर्नमेंट बनाती, नॉर्मल एक्सपीरियंस से बताइएगा कि गवर्नमेंट जब बना तो क्या आप रिकॉग्नाइज करते, क्या क्या है वहां पे, मिनिस्टर्स होते हैं ना, तो यानी कि मिनिस्टर्स होते हैं, ये मिनिस्टर्स जो हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्टर्स होते हैं, तो ये सारे मिनिस्टर्स मिलकर के क्या बनाए, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, और इसी को टेक्निकल टर्म में हम लोग क्या बोल देते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, समझ पाए ना, मतलब इंडिविजुअल्स मिनिस्ट्री का कंबाइंड फॉर्म लोग क्या बोल रहे हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये बताइए कि इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हेड कौन होता है, समझ पाए, तो हेड ऑफ गवर्नमेंट कौन हो गया, तो आप बोल रहे हैं हेड ऑफ, आप अभी क्या बोले कि हेड पीएम क्या होता है, हेड ऑफ स्टेट, आप बोले ना। अब मतलब आपके हिसाब से, आपके आंसर के हिसाब से पीएम का रोल क्या हो गया, डुअल रोल के तौर पे आ रहा है,
बतलाइएगा, हेड ऑफ स्टेट के तौर पे भी निकल के आ रहा है आपके हिसाब से, और हेड ऑफ गवर्नमेंट के तौर पे भी आ रहा है। क्या ये सही है स्टेटमेंट या फिर कुछ गलती हो रही है इसमें? गलती है क्या? प्रेसिडेंट भी तो है हमारे पास, तो प्रेसिडेंट की कैपेसिटी तो आपने मतलब बचा के रख लिया। प्रेसिडेंट की कैपेसिटी क्या? हेड ऑफ गवर्नमेंट मतलब इस पूरे डायग्राम से तो समझ में आ गया, इसमें तो आप कंफ्यूज नहीं करने वाले हैं कि यहाँ तो प्रेसिडेंट आप नजर नहीं देख पा रहे, मतलब इलेक्शन होने के बाद जो हो रहा है चीजें। हेड ऑफ स्टेट में आप कौन है? हेड ऑफ स्टेट जो है वो पीएम नहीं होकर के हेड ऑफ स्टेट कौन हो जाते हैं? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेसिडेंट को सिग्निफाई किया गया हेड ऑफ स्टेट की तौर पे, यानी कि रिपब्लिकन और कॉन्स्टिट्यूशनल हेड की तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया। ठीक है, आपके बात से कंफ्यूज नहीं करना है। पीएम का क्या स्टेटस हो जाता है? हेड ऑफ गवर्नमेंट की तौर पे, और प्रेसिडेंट का क्या स्टेटस हो जाएगा अपने यहाँ? हेड ऑफ स्टेट की तौर पे। क्लियर है ना? तो ये सारी चीजें। अब देखिए कि एंशियंट टाइम पे इन सप्तंग थ्योरी अंडर कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन, अंडर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन, स्वामी और किंग व मतलब स्वामी और किंग मतलब जो इसकी पोजीशन थी वो क्या थी? एज हेड ऑफ द स्टेट, ये चीज था ना। और आज के टाइम पे हेड ऑफ द स्टेट के पोजीशन पे कौन है? प्रेसिडेंट। अब ये बतलाइए कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब अगर हम बोलेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन और उसी की तरफ इंक्लाइंड है, आप देखते होंगे, थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, मतलब इतना तो अभी बेसिक लेवल तो पता होगा कि देखिए कि साहब क्या ऐसा है कि पार्ट 3 के अंदर में इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट कर दिया गया है, जो कि हम लोग क्या टर्म यूज, बेसिक राइट्स को, सिंस इट इज फंडामेंटल इन नेचर। फंडामेंटल किसी चीज को क्या बोलेंगे? क्या कि इट इज इनहेरेंट टू द मतलब it requires for the all round development of that person, all round development of that individual. That's why I'm saying the term fundamental, और वो right है, that's why दोनों को associate कर लीजिए, fundamental right। क्लियर है? और that has been protected and guaranteed under part 3। यानी कि स्टेट्स को ये बोला गया है, लिमिट किया गया है, यानी स्टेट्स के इंक्रोचमेंट समझते हैं, तानाशाही, शोषण, अत्याचार, ये सारी चीजें, तो इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट कर दिया गया सिंपल वे में। अब देख मतलब समझिएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन कितना बढ़िया है हमारा। अब स्टेट से तो प्रोटेक्ट कर दिया गया, और उसी स्टेट को यह भी बतलाया गया है कि अभी हम लोग स्टेट को समझ लेते हैं एक ऑथोरिटी के तौर पे। फिलहाल तो इतना समझ पाए कि जिसके पास इमेंस पावर है। इमेंस पावर होगा किस चीज के लिए? टू लेजिस्लेट अपॉन और टू एग्जीक्यूट अपॉन। कुछ भी अगर मान लीजिए आपके पास आज आप बोल देंगे कि आपके पास तो एकदम बेशक बहुत पावर है, तो आप क्या बोलेंगे? मैं ही भगवान हूं, यही बोलेंगे ना। तो अगर आपको कोई रोकने, जैसे हम लोग इस बात को समझने के लिए ब्रिटिश टाइम चले जाते हैं। ब्रिटिश टाइम पे देखते थे जो मतलब इवन लॉर्ड है ना, सर, ये सब चीजें करते थे। आज लेते हैं आप कि मतलब रेस्पेक्ट अलग चीजें हैं, प्रोफेशन अलग चीजें हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी साहब ये कभी बोले हैं क्या कि नहीं आप इंडियन पीपल अगर मुझसे बात करेंगे तो लॉर्डशिप करके बात करेंगे या फिर सर करके बात करेंगे? ऐसा कुछ है क्या? नहीं है ना। तो ये सारी चीजें हैं अपने पास। तो वेलफेयर मतलब उस स्टेट को जो एक ऑब्लिगेशन, उस स्टेट को जो एक मतलब कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी के थ्रू, डीपीएसपी का एक्चुअली मैं टर्म यूज करना चाह रहा था कि डीपीएसपी जो है ना एक्चुअली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से उस स्टेट के लिए एक डायरेक्शंस भी दिए गए, गाइडलाइंस भी इनहेरेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से दिया गया है कि देखिए आपको जो अब थोड़ा सा मैं साइड हटता हूं इन सारी चीजों को, ये इंडिविजुअल्स है हमारे पास। अब ये बतलाइएगा कि मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, आज हम बात करें तो मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री में इस इंडिविजुअल्स को कितने टाइप्स के राइट की जरूरत पड़ सकती है, मतलब जो कि हम सबज्यूम कर सकते हैं उसको एक ओवरऑल ब्रॉडर कैटेगरी के अंदर में। तो अगर नहीं ध्यान आ रहा है तो मैं बता देता हूं कि दिस इंडिविजुअल्स इन ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक कंट्री, दिस इंडिविजुअल रिक्वायर्स 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। पहला हो गया सोशल डेमोक्रेटिक राइट्स, पॉलिटिकल इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स। तो ये कंसेप्ट के तौर पे ये भी चीज एक बार क्लियर करके लिख लीजिए कि अगर हम इस इंडिविजुअल्स की बात करें कभी भी, मतलब आज जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एरा है, कॉन्स्टिट्यूशनल फेज है, तो दिस इंडिविजुअल रिक्वायर्स 3 टाइप्स ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स। एक हो गया इसके सोशल डेमोक्रेटिक राइट्स, दूसरा हो गया इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स एंड पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स। समझ पा रहे हैं? पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स। अब वन बाय वन चीजों को क्लियर करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक राइट्स का क्या मतलब हो गया कि प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर द सोशल इक्वलिटी। अगर मान लीजिए जैसे कि लेट्स से पर्सन ए और बी है ना, पर्सन ए आपका इन्फ्लुएंशियल है,
कंपेयर टू पर्सन बी, तो क्या अपने कास्ट वाली चीजों को इंपोज कर सकता है आज के टाइम पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एरा के टाइम पे? या फिर कुछ ऐसा डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस कर सकता है? या फिर मान लीजिए सोशल लेवल के तौर पे अनटचेबिलिटी को प्रैक्टिस कर सकता है? नहीं कर सकता है। या फिर इवन हम लोग उतना ज्यादा क्यों जाते हैं, हम लोग जेंडर पे ही ले लेते हैं ना, जेंडर डिस्पैरिटी शो कर सकते हैं। जेंडर, अगर मान लीजिए आज के टाइम पे कोई ऑर्गेनाइजेशन है, क्या वो इस बेसिस पे वुमेन को डिक्लाइन कर सकता है क्या कि नो यू आर, मतलब सिंस यू आर वुमेन यू शुड बी पेड लेस वेज कंपेयर टू मेल काउंटर पार्ट? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। जबकि आप देख पा रहे हैं बहुत सारी चीजें, इवन आपको बतलाऊं, लास्ट ईयर अभी क्या हुआ था, जैसे रेस्लर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, रेस्लर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे, आपने देखा होगा एक लॉ हमारे पास न्यूज में आया था, पोश एक्ट, ध्यान है? नहीं ध्यान है ना? तो पोश एक्ट जो 2013 वाला मामला है, एक्चुअली क्या हुआ, इसको समझाऊं थोड़ा, चीजें ज्यादा समझ में आएगी। देखिए क्या है कि हमारे पास जो सोसाइटल कंपोजिशन है मेल और फीमेल, और देखिएगा जैसे कि मान लीजिए जो इंडियन वैल्यूज, जैसे एडल्ट्री वाले लॉज में क्या कंपेयर किया गया कि नो, एक जो सैंक्टिटी ऑफ मैरिज वाली चीजें थी सेंट्रल गवर्नमेंट के आर्गुमेंट वाले पॉइंट में, और दूसरी बात ये थी क्या कि जो वुमेन की पोजीशन है, मतलब आई एम सिग्निफाइंग दैट द कंसेप्ट ऑफ इंडियन वैल्यूज है ना, इंडियन वे ऑफ सोशल वैल्यूज है ना, जिसमें कि हम लोग मैरिज वुमेन को एक अलग ही फॉर्म में देखते हैं। इवन देखते होंगे क्या कि देवी वगैरह हम लोग यूज करते हैं, तो ये हमारी वैल्यूज है, इंडियन वैल्यूज में हम लोगों ने इंक्लूड किया है, और यही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक है कि हमने इसी वैल्यूज को इंक्लूड करते हुए कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ पार्ट्स को रखा है। क्लियर है? अब चीजें क्या है कि एडल्ट्री में भी आपने देखा होगा कि फीमेल वर सपोज टू फ्री फ्रॉम दिस क्रिमिनलाइजिंग एक्टिविटी, कि ऐसा सोच ही नहीं सकते थे कि वुमेन भी कर सकते हैं। दैट्स व्हाई वो चीजें डिटोरिएट होती है, वैल्यू चेंज होते हैं, वो अलग बात है, बट एक फंडामेंटल जो सोशल वैल्यूज, सोसाइटल वैल्यूज के की बात है, उसके हिसाब से करते हैं। अब हम लोग मतलब जैसे कि आज के टाइम पे मतलब ये वाले को कर दें, तो देखिए क्या हुआ था कि 1997 में ना, जैसे कि वर्किंग वुमेन का कंसेप्ट समझ रहे हैं, आज मान लीजिए कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वर्किंग वुमेन है, तो कुछ भी मान लीजिए ईव टीजिंग के केसेस हो गए, या फिर मान लीजिए कि कुछ ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करवा देना जो कि उनकी डिग्निटी के अगेंस्ट हो जाता है ना, तो जो, या फिर सेक्सुअल हेरेसमेंट के केसेस इन द सेंस, तो जो मतलब एक पैरिटी है, जेंडर पैरिटी के एस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए, या फिर जो इंडिविजुअल्स राइट, यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे, डिग्निटी ऑफ दैट इंडिविजुअल वुमेन इन देयर वर्क प्लेस है ना, उसको मेंटेन करने के लिए, यानी कि उस वर्क प्लेस में उसकी डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए, डिग्निटी अभी हम लोग कहीं कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं कर रहे हैं, आर्टिकल 14 का मामला हो या फिर और भी कोई अदर एस्पेक्ट हो, 21 का मामला, कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं, बट दिमाग में रखिएगा कि यूज करेंगे आगे चल के। 14 के रेस्पेक्ट में कैसे समझ पाएंगे, 21 के रेस्पेक्ट में कैसे समझ पाएंगे, क्या है ये सारी चीजें, या फिर आर्टिकल 19 सब क्लाउज जी का मामला हो, समझ पा रहे हैं ना? तो दिमाग में इतना तो रहना चाहिए कि हाँ ये सब चीजें आ रही है, आर्टिकल्स का भी रेफरेंस लिया जा सकता है। स्पेसिफिकली मैं अगर बोलूं क्या कि मान लीजिए आर्टिकल 19, जैसे मैं आपको पहले एक टर्म दे देता हूं, मैंने क्या बोला, पार्ट 3 के अंदर में आपको फंडामेंटल राइट्स गारंटी कर दी गई है, पार्ट 3 जो कि कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 टू 35, इतना तो समझ पा रहे हैं। अब इसी के अंदर में ना 19 कहीं ना कहीं है, तो आर्टिकल 19 हैज 6 प्रोविजंस, और उसी 6 प्रोविजंस में कंफ्यूज मत करिएगा, जी लिखा तो 7 हो गया, तो सर तो 6 ही बतला रहे हैं, एक्चुअली एक डिलीट है बीच में आपका, आर्टिकल 19(1), मतलब आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज एफ, समझ गए? तो ये यहाँ पे क्लाउज 1 ले लीजिए, तो एफ डिलीट हो गया, तो ऐसे ही आपका 6 हो गया। तो जी ये प्रोविजन है क्या कि प्रोवाइड्स राइट टू ट्रेड, बिजनेस और ऑक्यूपेशन। एक तरफ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आपको, इनको, हमको और किसी अदर इंडिविजुअल में इनको ये एवेन्यूज प्रोवाइड करवाता है कि आप ट्रेड करिए, बिजनेस करिए, ऑक्यूपेशन करिए, और दूसरी तरफ उस ऑर्गेनाइजेशन में उसकी डिग्निटी के अगेंस्ट काम हो रहा है, सो दैट कि वो वर्क नहीं कर पा रही है। तो क्या होगा कि सुप्रीम कोर्ट की कैपेसिटी समझ पा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट पिक्चर में आएगा एज ए किस कैपेसिटी से, फाइनल इंटरप्रेटर और गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तौर पे, या प्रोटेक्टर ऑफ द इंडिविजुअल्स राइट, प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल, वो वुमेन की बात करते हैं। तो वो वाला केस था हमारा विशाखा गाइडलाइन, समझ पा रहे हैं, विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान केस।
तो इस वाले ये भी अपने पास बेंचमार्क केस है 1997 का है, और इसी को हम लोग बोलते हैं विशाखा गाइडलाइंस, यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो रेगुलेशंस गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाए थे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, विशाखा गाइडलाइंस। और ये तो किस रेफरेंस में था, हम लोग बोल सकते हैं किसके लिए, प्रोवाइड सेफ्टी अपॉर्चुनिटीज, या आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी के एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए, यानी क्या हो गया, राइट टू ट्रेड, ऑक्यूपेशन एंड बिजनेस, किसके लिए, मतलब अगेंस्ट सेक्सुअल हैरेसमेंट फॉर द वर्किंग वुमेन एट देयर वर्क प्लेस। समझ गए, दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन, मतलब इतना बड़ा सेंसिटिव मुद्दा था, या फिर इफेक्टिविटीज आप इसके समझ पाएंगे, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो। तो ये वाला केस था। अब इसी को, अब देखिए यहां पे गाइडलाइंस प्रोवाइड करवाया गया है, कोई लॉज नहीं बने थे, क्लियर है। अब वो गाइडलाइंस का वायलेशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट तो चार्ज फ्रेम कर सकता है ना, बट गवर्नमेंट का प्रोएक्टिव रोल कब नजर आ जाता है, व्हेन देयर वाज कंक्रीट लॉज मेड इन दिस डायरेक्शन। और वो क्या था, प्रोहिबिशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट 2013। समझ पा रहे हैं, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, इन द मैंडेट ऑफ विशाखा गाइडलाइंस। विशाखा गाइडलाइंस का रेफरेंस कैसे आप क्या लेंगे, हम लोग पढ़ेंगे, बस आपको एक बेस बना रहा हूं आपका समझने के लिए, आगे बहुत आगे स्पेसिफिकली बताया जाएगा आपको। और मतलब इन द बैकड्रॉप या मैंडेट ऑफ विशाखा गाइडलाइंस, पार्लियामेंट हैज इनेक्टेड, यस ए लॉ वाज इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट का जब रोल आप करेंगे तो एग्जांपल इस टाइप से यूज कर सकते हैं ना वर्ड्स को, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के एवज में गवर्नमेंट का ये प्रोएक्टिव रोल, अब आपके पास डिपेंड करता है कैसे वर्ड्स को सेलेक्ट करें, पोस्ट एक्ट। लेकिन क्या बोला, अभी जो लास्ट ईयर जो रेस्लर्स प्रोटेस्ट थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या वर्ड आता है, देयर इज सीरियस लैप्स इन द लॉ। समझ गए, मैं टर्म यूज कर रहा हूं, ये आप जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्ट ये वर्ड यूज किया गया था, सीरियस लैप्स इन द पोस्ट एक्ट 2013। मतलब आप देख पा रहे हैं ना पिछला जो, मतलब कि क्या हो रहा था, क्या कि वुमेन, मतलब वही चीज है ना कि उन्होंने बोला था क्या कि जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है अपने कंट्री के अंदर में बहुत कम के पास, और इसी में क्या बोले, और मतलब इसके आलोक में विशाखा गाइडलाइंस में ये बोला गया कोर्ट के द्वारा क्या कि सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बनाया जाएगा दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे प्राइवेट हो या, मतलब समझ गए। और सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल का पर्पस क्या होगा, टू रिगार्डिंग प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ आर्टिकल 19 क्लाउज 1 सब क्लाउज जी, एक तो ये एस्पेक्ट हो गया, और दूसरा क्या हो जाएगा, टू इंश्योर सेफ्टी from the ensure safety regarding sexual harassment of women at their workplace। समझ रहे हैं। अब देखिए पोस्ट एक्ट 2013 कंक्रीट लॉज बना दिया गया इन डायरेक्शन में। अब उसके बाद क्या है, यही कोर्ट बोलता है क्या कि इस लॉज के अंदर में सीरियस लैप्स है, और क्यों, क्योंकि इस लॉज के अंदर में ये बोला गया था क्या कि सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बनाना है, और जो कि नेशनल लेवल की बात हो रही थी उसमें बहुत सारे फेडरेशन के अंदर में सेक्सुअल हैरेसमेंट सेल बने ही नहीं थे। समझ पा रहे हैं ना चीजों को, तो ये सारा मुद्दा है। अब देखिए इस लॉज का सिग्निफिकेंस आपको बताएं, हमारे पास लॉज क्या है और एक्चुअली एग्जीक्यूशन क्या होता है। इस लॉज के अंदर में ये बोला गया कि अगर कोई कंपनी है और कंपनी वो कि व्हीकल प्रोवाइड करवाती है, लेट से बस अगर सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, तो वो जो और उसके उसमें है, मतलब कि जब टर्म्स एंड कंडीशन, अपॉइंटमेंट सर्विसेज कंडीशन वगैरह में वो सारी चीजें हैं, तो उस वर्किंग वुमेन के, वो वुमेन जो वहां पे काम कर रही है, उस वर्किंग वुमेन के जहां पे वो बस में चढ़ती है और वो ऑर्गेनाइजेशन तक ये बस भी उसका वर्क प्लेस है। समझ पा रहे हैं, तो अगर ये चीज होगा तो वो भी इस लॉज के अंदर में प्रोटेक्टेड हो जाएगा। तो इतना बड़ा कोई भी लॉज का सिग्निफिकेंट मतलब एस्पेक्ट निकल के आता है। और चीजें तो आप क्या मतलब चीजों को यूज करना है, हमें गवर्नमेंट को डायरेक्ट ब्लेम नहीं कर सकते हम, है ना। तो एक्चुअली हमारे पास लॉज तो है ही ना, बट क्या है उसके एग्जीक्यूशन में कहीं ना कहीं शॉर्टफॉल हो रहा है, तो हम वो चीजें इनफैक्ट रिकमेंड कर सकते हैं, वो भी क्या विद द गोल्डन वर्ड्स ऑफ सुप्रीम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट स्टेटमेंट, सुप्रीम कोर्ट से स्टेटमेंट, चाहे मतलब रिसेंटली जो कि यूज हुआ है। समझ पा रहे हैं, तो हम जो है गवर्नमेंट को ब्लेम भी नहीं करेंगे, क्या कि आपने लॉज तो बना लिया बट इंप्लीमेंटेशन उसका सही से नहीं कर रहे। हम रेदर क्या कर रहे हैं कि देखिए लॉज तो बने हुए हैं, बट सुप्रीम उस लॉज के जब बने हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट का ये स्टेटमेंट क्यों आ रहा है, हम ये एटीट्यूड को फॉलो करेंगे। क्या कि सुप्रीम कोर्ट के मतलब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे देंगे, क्या कि ये हम नहीं बोल रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मतलब रिसेंट स्टेटमेंट है, तो आप देख लीजिए कैसे, तो हम उसके बेसिस पे एडवोकेसी कर सकते हैं ना कि देयर मस्ट बी प्रोएक्टिव रोल ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल या इंप्लीमेंट दिस लॉ, तब हम जाके उसको एड ऑन कर देते हैं। समझ पाए, तो ये सारी चीजें। अब देखिए सोशल, यानी कि सोशल जो इक्वलिटी है उसके एस्पेक्ट को अचीव करने के लिए सोशल डेमोक्रेटिक राइट्स हो गए, इकोनॉमिक
आप देख पा रहे होंगे कि इकोनॉमिक जस्टिस का कंसेप्ट समझते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, इनइक्वलिटीज ऑफ इनकम, अगर अगर जो है कोई आपने देखा होगा क्या कि क्या आज के डेट में एक्सप्लॉयटेशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे आपने यूपीएससी ही हमारा रिक्रूटमेंट करती है, कि ईपीएफओ का नाम सुना होगा आपने कि जो असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है या इन्फोर्समेंट जो आपको लेबर ऑफिसर वगैरह होते हैं, लेबर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ये यूपीएससी ही एग्जाम कंडक्ट करवाती है। इसका भी आपने देखा होगा क्या अभी एक वेब सीरीज भी आई हुई थी इस पे, ध्यान है कुछ, जिसमें कि वो देख ये मतलब कि जो इंडियन वेज रेट है लेबर वगैरह पे, जिसमें कि एक वो पूछता है क्या कि मतलब कि जो पेमेंट करता है ना कि आप कैसे पेमेंट करते हैं, तो वो मतलब कि वो बहुत ज्यादा अच्छा दिखाता है इस सेंस में कि मान लीजिए कि हम आपको बोलें क्या कि मिनिमम इनइक्वलिटी मतलब जो इनकम इनइक्वलिटी को स्टॉप करने के लिए आज 2024 के हिसाब से इन्फ्लेशन वगैरह हर कोई डिसाइड है, और किसी को पेमेंट हो रहा है 1960 के हिसाब से, तो कोई लॉजिक है? देयर इज नथिंग रैशनल बिहाइंड, मतलब इन टर्म्स ऑफ वेज सिस्टम। या फिर ये देखिए, तो आज के रेट से अगर गवर्नमेंट क्या करेगी, अगर इस एस्पेक्ट को मिनिमम मतलब जो इकोनॉमिक इक्वलिटीज या इनकम इक्वलिटीज का एस्पेक्ट है, तो गवर्नमेंट एक लॉज बना लेगी। आज नहीं लॉज बनाए, बहुत सारे लॉज बहुत पहले ही लॉज बना दिया गया। मैं रेफर करता हूं, तो उसको क्या बोलते हैं, मिनिमम वेज एक्ट, समझ पा रहे हैं? मिनिमम वेज एक्ट 1948, देख लीजिए लॉज कब का बना हुआ है। मिनिमम वेज एक्ट 1948 मतलब कंसिडरिंग इन्फ्लेशन सिनेरियो या इकोनॉमिक सिनेरियो ऑफ द कंट्री, जो वेज रेट डिसाइड होगा दैट मस्ट बी अंडर दिस मैंडेट, समझ पा रहे हैं? या फिर क्या है क्या कि मान लीजिए वुमेन के ही रिगार्डिंग देख लेते हैं कि बहुत टाइम पहले क्या होता था क्या कि वुमेन को का जो वेज समझ रहे हैं ना, जो मान लीजिए डेली जो लेबर है उसके रिगार्डिंग उसको जो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी सपोर्ट, तो वही चीज क्या है उसका वेज सिस्टम के अंदर में आता है। एक होती है सैलरी, सैलरी और अदर एग्जिस्टिंग अलाउंसेस को हम मिला के क्या बोल देते हैं, रिमोनरेशन। तो हम जो अपने इंडियन सोसाइटी के अंदर में ये प्रैक्टिस देखते थे क्या कि मेल अगर सपोज इंजीनियर है, फीमेल इंजीनियर पार्ट है, बिफोर 1976 क्या होता था क्या कि उसी काम के बदले में मेल काउंटर पार्ट को कुछ अलग ही सेल मतलब रिमोनरेशन मिलता था, और फीमेल को कुछ अलग ही जो वेज सैलरी या रिमोनरेशन की बात करें वो अलग ही मिलती थी। तो यहाँ पे जरूरत क्या थी इस बात की क्या कि इकोनॉमिक जो इनकम इक्वलिटी वाला तो मामला रह नहीं गया था, इनकम इनइक्वलिटीज वाला मामला था, यानी कि इकोनॉमिक इनजस्टिस हो रहा था। दैट्स व्हाई इस चीज को रोकने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने, ये लॉ लेके आ गए, इक्वल रिमोनरेशन एक्ट 1976, समझ पा रहे हैं? तो ये क्या इंश्योर करता है क्या कि मेल और फीमेल इरेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर डिस्पैरिटी, अब उनका जो रिमोनरेशन होगा, वेज पेमेंट होगा या सैलरी होगी, वो इसी लॉज के अंदर में होगा, और वायलेशन ऑफ दिस लॉ कॉल्स फॉर पनिशेबल ऑफेंस, समझ पा रहे? तो यानी कि ये सब लॉज, यानी अगर मैं बोलूं क्या कि ये मैंडेट कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से आ रहा है, और इस कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के आलोक में ये सारे लॉज बना दिए जाते हैं, तो हम अपने आंसर्स को और मतलब अच्छा बता सकते हैं इन टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट ऑफ इकोनॉमिक इक्वलिटी या इकोनॉमिक जस्टिस, पार्लियामेंट हैज इलेक्टेड सच टाइप ऑफ लॉ, समझ पा रहे हैं? तो ऐसे करके हम वर्ड्स को यूज मतलब सेंटेंस फ्रेम करना सीखते हैं, देखते हैं कि कहां से चीजें निकल के आती है। ये भी मामला क्लियर है इकोनॉमिक इनइक्वलिटी। अब पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब है प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू द इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल प्रोसेस, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, पॉलिटिकल सिलेक्शन, कुछ भी। अगर मान लीजिए मैं बोलूं क्या कि आज के डेट में हमारे पास, चलिए मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, कोई अगर इलिजिबल रजिस्टर्ड वोटर है, इलिजिबल मतलब वोटर्स है, और सो दैट कि अभी अपना इलेक्शन आने वाला है, तो क्या कभी आपने किसी के मुंह से सुना है क्या कि पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर इलिजिबल वोटर हैज बीन डिनाइड ऑन द ग्राउंड ऑफ हिज कास्ट नॉट टू कास्ट देयर वोट? कभी सुना है ऐसा? कभी नहीं। इनफैक्ट दिस हैज बीन सपोर्टेड, दिस हैज बीन प्रोवाइडेड, मतलब प्रोटेक्शन इन दिस रिगार्ड हैज बीन कंटेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। एक तरफ जहां हमारा ये समझिएगा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स को अचीव करने के लिए जहां हमारे पास आर्टिकल 326 है, आर्टिकल 326 क्या बोलता है, वोट मतलब कि जो वोटिंग राइट्स टू द इंडिविजुअल्स है ना, वोटिंग राइट्स टू द इंडिविजुअल्स इन टर्म्स ऑफ लोक मतलब पार्लियामेंट का इलेक्शन है या फिर स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन है, प्रेसिडेंट का है, ये सारे जो इलेक्शन में वाइस प्रेसिडेंट का है, तो उसको वोटिंग राइट्स कहां से मिल रही है, 326 के अंदर से। और वहीं पे आर्टिकल 325 भी है अपने पास, और 325 क्या बोलता है, इंडिविजुअल्स शैल नॉट बी डिनाइड
टू कास्ट देयर वोट इन टर्म्स, मतलब इनएलिजिबल उसको डिक्लेयर नहीं किया जाएगा, मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर मतलब लैंग्वेज, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, प्लेस ऑफ बर्थ एक्सेट्रा। समझ गए? तो एक तरफ जहां डेवलपमेंटल एवेन्यूज की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ स्टेट्स को रोका गया है कि आप इन सब बेसिस पे मतलब डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे इंडिविजुअल्स को। तो 325, तो ये दोनों मतलब पॉइंट्स हम इन सपोर्ट ऑफ पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स कर सकते हैं यूज। अब देखिए कि अब हम देखते हैं क्या कि जैसे आर्टिकल पूरे फंडामेंटल राइट्स का जो एस्पेक्ट है, अभी फिलहाल एक लाइन के लिए समझ लीजिएगा कि फंडामेंटल राइट्स, अभी टर्म इंट्रोड्यूस हुआ ना, फंडामेंटल राइट्स आर रिक्वायर्ड टू प्रमोट मीन टू प्रमोट पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ ए पर्सन। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक राइट्स के अंदर में सर वो एक एवेन्यूज प्रोवाइड करवाना सो दैट उस इंडिविजुअल्स के पास, उन सारे इंडिविजुअल्स के पास पॉलिटिकल प्रोसेस के अंदर में इक्वल राइट एंजॉय कर पाए। ठीक है? और वहीं पे क्या देखते हैं, सोशल डेमोक्रेटिक राइट्स और इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स के प्रमोशन के लिए स्टेट्स को क्या है, स्टेट को गाइडलाइंस और स्टेट्स को डायरेक्शन बतलाए गए, स्टेट को इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शंस के तौर पे बतलाए गए कि आपके लिए ये काम आपको करने हैं। इंडिविजुअल्स के सोशल डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करने के लिए, इंडिविजुअल्स के इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स को प्रमोट करने के लिए, अगर मान लीजिए मैं आपको बोलूं ओल्ड एज पेंशन स्कीम है ना, या डिसेबिलिटी जो असिस्टेंस प्रोवाइड करवाया जाता है स्टेट की तरफ से, तो आप किसमें लेंगे, इसमें ले सकते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, जैसे कि मान लीजिए इकोनॉमिक में भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं। अगर ये बोले क्या कि इनइक्विलिटी, जो मिनिमम स्टेट को हर वो काम करने चाहिए जो कि इनइक्विलिटीज ऑफ इनकम को इंश्योर कर। इनइक्विलिटी मतलब स्टेट जो इनइक्विलिटीज ऑफ इनकम, मतलब उल्टा बोल दिया क्या कि इनकम में जो इनइक्विलिटीज है ना उसको मिनिमम करने की डायरेक्शन में। समझ पाए? तो ये क्या हो गया, इससे कवर हो जाएगा, चाहे आप इससे कवर कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो बेसिकली कहने का ये मतलब है क्या कि हम सोशल और इकोनॉमिक डेमोक्रेटिक राइट्स ऑफ दैट इंडिविजुअल्स को कवर कर सकते हैं। किसके अंदर में? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर में। ये तो बस शुरुआत के लिए समझा दिया सारी चीजें, धीरे धीरे फिर करके आएंगे। सोशल मतलब क्या कि सोशल इक्विलिटी के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। सोशल इक्विलिटी में मान लीजिए कि चाहे कास्ट इक्विलिटी की बात कर लें, क्रीड इक्विलिटी की बात कर लें, जेंडर इक्विलिटी की बात कर लें, ये सारी चीज कवर हो जाएंगे। मान लीजिए कि कोई लॉज बना, डोरी प्रोविजन एक्ट बना लिया हमने, तो किसमें कवर हो जाएगा, ये चीज कवर होगा ना। तो ये सारा सब कुछ है। तो डीपी मतलब स्टेट्स को, अब जैसे कि मान लीजिए यूसीसी का भी मुद्दा है ना, यूनिफॉर्म सिविल कोड को आप किसमें रख देंगे, सोसाइटल ऑर्डर को, सोशल ऑर्डर को ही मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। मान लीजिए अभी क्या है हमारे पास, अभी हमारे पास ट्रेडिशनल कोर्ट सिस्टम में सपोज पर्सन ए इज बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन, पर्सन बी इज बिलोंगिंग टू पर्टिकुलर रिलीजन। अब क्या है कि इसने जो मतलब इसके कुछ क्रिमिनल ऑफेंसेज हैं इन टर्म्स ऑफ पर्सनल लॉज, जो पर्सनल लॉज के अंदर में चीजें कवर हो रही है, जैसे कि मान लीजिए मैरिज है ना, डिवोर्स है, एडॉप्शन है, सक्सेशन वगैरह है। तो ये सारी चीजें, ये जो चार टॉपिक बतलाया, चार टर्म्स बतलाया आपको, पर्सनल लॉज के अंदर में कवर होते हैं। यानी इरेस्पेक्टिव ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, हमारे पास कोर्ट सबसे पहले ये देखता है क्या कि पर्टिकुलर पर्सन किस रिलीजन से बिलोंग करता है। जैसे कि मान लीजिए हिंदू है, मैं नाम रेफर कर रहा हूं, तो हिंदू है तो दैट मस्ट बी गाइडेड बाय हिंदू मैरिज एक्ट, है ना, जो आनंद मैरिज एक्ट जिसको बोल रहे हैं। इस्लाम है तो इस्लामिक लॉ, शरिया लॉ से डिपेंड कर रहे हैं। या फिर जैसे कि मान लीजिए ज्यूज हैं तो फिर वो अपने लॉ से डायरेक्ट होते हैं। तो ये सारी चीजें। अब यूसीसी का मुद्दा ये है कि जो इरेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन्स रिलीजन, अब क्या होगा, वो एक कॉमन लॉ से गवर्न होगा। समझ पाए बात को? तो ये क्या हो जाए, आप किसमें रखेंगे, ये सारी चीज उसी के अंदर में कवर होगा। तो ये ऐसा करके अब आते हैं हम लोग मेन टॉपिक पे। ये डिविएशन आया उसमें, बट जरूरी थी चीजें बतलानी क्या कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस जो इतना विलेन नहीं है, ये इनफैक्ट बहुत बड़ा मतलब सिग्निफिकेंट है आपको, मतलब आपके सोच को बहुत ज्यादा बढ़ाने के लिए। और अगर आप बेटर वे में समझते चलेंगे ना, फैक्ट्स है हमारे पास, लॉज का एप्लीकेबल एस्पेक्ट अगर आप समझेंगे तो फिर आपके लिए बहुत ही एकदम आसान, बच्चों वाला काम हो जाता है चीजों को समझ पाना। वापस आते हैं हम लोग स्वामी और किंग के रोल में। तो क्या देख पा रहे हैं, अर्लियर जो हमारा किंग था वो क्या था, अच्छा इसको आप क्या बोलेंगे, क्या कि कौन से स्टेट, मतलब कि ये भी हमारा क्या हो जाएगा, हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, हेड ऑफ द स्टेट के तौर पे। अच्छा ये कौन सा हेड बतलाएंगे इसको आप, दो टर्म बतलाइएगा कि एक होता है ऑथोरिटेटिव हेड, ऑथोरिटेटिव हेड,
और एक हो गया रिपब्लिकन हेड। रिपब्लिकन हेड आप जो है ये स्वामी और किंग अंडर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, इसको किस में रखेंगे? ऑथोरिटेटिव हेड। यानी कि अगर देखिए जैसे अकबर सोया हुआ है, रात में उठा, मतलब सुबह उठा और बोलता है, बोलेगा क्या क्या कि कुछ भी, मतलब कि आज से जो है आज से जो है कुछ भी, जैसे आपने देखा होगा, हिस्ट्री में पढ़ा होगा, तुलादान, झरोखा प्रदर्शन, ये सब ठीक आज से शुरू हो गया, आज से ये फरमान लागू हो गया, समझ रहे? क्योंकि देयर वाज एब्सेंस ऑफ सुप्रीम डॉक्यूमेंट, है ना, मतलब सुप्रीम लॉ ऑफ द लैंड, तो इसलिए हम क्या बोलते हैं ऑथोरिटेटिव। वो जो पर्सन है ना, मतलब स्टेट्स जो स्टेट क्राफ्ट वाली मैटर है या पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप ऑफ दैट स्टेट होल सोल डिपेंड अपॉन नेचर एंड क्वालिटी ऑफ दैट किंग। समझ गए बात को? यानी कि वो ही होल सोल ऑथोरिटी है, वही हर कुछ डिसाइड करने वाला है। क्या आज के टाइम पे है ऐसा? नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा क्या है, रिपब्लिकन हेड है। तो हम लोग अपने आंसर में ये चीज तो बोल सकते हैं ना। वर्ड्स को देखिए, आप एक बार लिखेंगे कि ही वाज ऑथोरिटेटिव हेड ऑफ द स्टेट, तो इसकी जगह पे हम क्या बोल सकते हैं? बीइंग ऑथोरिटेटिव हेड ऑफ द स्टेट, हिज प्राइमरी ड्यूटी वाज ऑफ। समझ गए बात को? तो नेचर भी क्लियर हो गया, हम वही चीज प्रेसिडेंट के लिए यूज करेंगे। तो यानी कि यहाँ पे क्या देखते हैं, तो यहां से इसको हम रिलेट कर लिए, ये अलग फैक्ट है, ये भी हेड ऑफ द स्टेट है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि थोड़ा सा इसको हम मतलब मैच कर लेते हैं कंटेम्परेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन से, तो बतला पाएंगे कि स्वामी या किंग की पोजीशन पे प्रेसिडेंट जो है कैसे सिमिलर हो जाता है और कैसे डिसिमिलर हो जाता है। मतलब ये थोड़ा सा मतलब एनालिटिकल होने की कोशिश करिए। मैंने आपको बतला दिया कि स्वामी और किंग जो है, और इसकी जगह पे हम लोग कंटेम्परेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रेसिडेंट के रोल को कैसे सिमिलर बतला पाएंगे और कैसे डिसिमिलर बतला पाएंगे। हाँ वो है वो, लेकिन हम क्यों जाएंगे बेसिकली उसमें, अभी क्यों जाना है मतलब उसको क्या सिग्निफाई करने की कोशिश कर रहे हैं? स्वामी और किंग अंडर अंडर मतलब मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन एज टोल्ड इन सप्तांग थ्योरी वाज ऑथोरिटेटिव हेड ऑफ द स्टेट। रेदर जो प्रेसिडेंट है वो क्या है? रिपब्लिकन हेड ऑफ द स्टेट। तो ये डिसिमिलर फंक्शन हो गया। सिमिलर फंक्शन के तौर पे क्या है, आज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ही बोल के देता है कि हमारे स्टेट का नेचर कैसा, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है या वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। एज अगेंस्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हमारा क्या हो जाएगा? वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन का है। तो क्या जो सप्तांग थ्योरी के अंदर में स्वामी और किंग का नेचर वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन वाला नहीं था? कैसे हम समझ पाए? इसकी ड्यूटी क्या थी? रक्षणा और पालना की। समझ पा रहे हैं? तो एज मतलब अंडर मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन और सप्तांग थ्योरी, जो भी स्वामी और किंग की जो प्राइमरी ड्यूटी थी वो क्या थी? रक्षणा और पालना की, है ना। That was basically relating to welfare administration, like that of contemporary Indian administration, where president जो है वो क्या करता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का जो नेचर है, इंडियन वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, उसको इंश्योर करता है। ये चीज है ना। और कैसे इंश्योर करता है? अब देखिएगा कि प्रेसिडेंट, यहां पे मैं देख रहा हूं प्रेसिडेंट का रोल अभी कुछ नहीं जान रहे हैं। पार्लियामेंट जब टर्म क्लियर करवा पा रहे थे तो आप बोल पाएंगे ना, प्रेसिडेंट इज इंटीग्रल टू द पार्लियामेंट। बोल पाएंगे? सही है गलत है? इंटीग्रल टू द पार्लियामेंट, सही है। अब फैक्ट है आपके पास कि हमारा पार्लियामेंट कैसा, किस किस चीज से मिलकर बना है? प्रेसिडेंट है, कंसिस्ट ऑफ राज्यसभा एज अपर हाउस एंड लोक। मतलब ये मैं मैथमेटिकल टाइप बतला रहा हूं आपको कि ज्यादा थोड़ा इलस्ट्रेटिव हो सके। एक तो ये हो गया। अब एक तरफ कंसेप्ट ये समझिएगा, अभी देखिए इलेक्शन करवाए थे हम लोग, क्या बना दिए इलेक्शन के बाद? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दिए। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। ये सब मिलके क्या होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। समझ गए? यानी कि अगर हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट देखते हैं, क्या प्रेसिडेंट को उसमें पाते हैं? नहीं पा रहे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। फाइनली ये सब किसको एडवाइस कर रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अगर मैं आपको बोलूं, चलिए यहां नहीं समझ में आया तो मैं आपको दूसरा, जब प्रेसिडेंट हम लोग पढ़ेंगे आगे चल के, वहां पे प्रेसिडेंट के बारे में एक्चुअली मैंने क्या बोला था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट को बतलाता है ना। प्रेसिडेंट जो कि यूनियन एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, हैज बीन बिल्ट अंडर आर्टिकल
52 टू 78, क्लियर है ना? 52 टू 78 के अंदर में प्रेसिडेंट के बारे में बताया गया, रटना नहीं है, बस सिंपल वे में समझ जाइए। आर्टिकल 58 क्या बोलता है, 52 क्या बोलता है? देयर शैल बी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, है लिखा हुआ, दैट्स वाई प्रेसिडेंट है, नहीं तो नेताओं की चले तो क्या करेंगे, खुद अपनी सेटअप कर लेंगे, है ना, कुछ भी कर लिया, दैट्स वाई। यानी कि लिमिटिंग प्रोविजन है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट को भी लिमिट कर दिया गया। अगला आर्टिकल हम लोग देखते हैं तो क्या बोला आर्टिकल 53 में, क्या है कि प्रेसिडेंट मतलब यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर, समझिएगा अच्छे से, यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, समझ गए? यानी कि ये वाला वर्ड जो है, सेंटेंस जो है, प्रेसिडेंट के रोल को क्या कर रहा है, ज्यादातर करके बता रहा है। यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट एंड ही एक्सरसाइज्ड हिज पावर्स एंड फंक्शंस अकॉर्डिंग टू दिस इन अकॉर्डेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या करेगा, आगे भी सुन लीजिए, he exercises his powers and functions either directly or through officers subordinate to him, क्लियर है? फिर से मैं करता हूं, इसको ब्रेक करता हूं। यूनियंस एग्जीक्यूटिव पावर शैल बी वेस्टेड इन द प्रेसिडेंट, एक तो ये चीज है, आगे भी बतला दिया गया, यानी कि प्रेसिडेंट के रोल को और भी फर्दर इनहेंस कर दिया जाता है इसी आर्टिकल में, जब हम प्रेसिडेंट के पावर्स एंड फंक्शंस को एम्फेसाइज करने की कोशिश करेंगे। ही एक्सरसाइजेस his such powers and functions either directly or through officers subordinate to him। officers subordinate to him कहने का क्या मतलब है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम, समझ में आ गया? तो आर्टिकल 53 क्या है, नहीं है, रटना नहीं है, बट आपको पीटी के रिगार्डिंग क्या इंपॉर्टेंट चीजें हो जा रही है, आर्टिकल 53 क्या दे रहा है करके, और मेंस के रिगार्डिंग हम लोग प्रेसिडेंट के फंक्शंस को समझ पाएंगे कि प्रेसिडेंट फंक्शंस कैसे करता है। अगर चीजें नहीं क्लियर हुई हैं अभी तक तो फिर से आपको ये चीज बतलाते हैं, आर्टिकल 78 खुद ही ले लेते हैं, समझ गए बात को? आर्टिकल 78 बोलता है कि प्रेसिडेंट एज इंफॉर्मेशन, समझिएगा एकदम वो करके एनालिसिस करके बतला रहा हूं आपको, प्रेसिडेंट एज इंफॉर्मेशन सीकिंग अथॉरिटी, डायरेक्टली ऐसा कुछ नहीं लिखा है वहां पे, ये आपका इंटरप्रेटेड टर्म्स है। प्रेसिडेंट एज इंफॉर्मेशन सीकिंग अथॉरिटी, ये भी क्या है, क्या कि प्रेसिडेंट के रोल को पीएम से ऊपर दिखा रहा है। प्रेसिडेंट एज इंफॉर्मेशन सीकिंग अथॉरिटी may seek information from the PM regarding legislative and executive functions of the government, decisions of the Indian administration, समझ गए? अगर उसको प्रेसिडेंट को ये भी लगता है कि पर्टिकुलर डिसीजन हैज बीन टेकन विदाउट कंसिडरिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कंसल्टेशन, तो पीएम को डायरेक्शन दे सकते हैं कि प्लीज कंसिडर दिस डिसीजन टू द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आप वहां से कंसिडर करवा के ले आइए, समझ गए बात को? तो ये सारा डिसीजन जो है, मतलब अब उन चीजों को समझ लीजिए, आर्टिकल 53 का कॉन्सेप्ट और आर्टिकल 78 का लाइकवाइज कॉन्सेप्ट, तो ओवरऑल ये चीजें समझ में आ जाएगा। लेकिन हमको उतना दूर नहीं जाना है, एक्चुअली हमारे पास आर्टिकल 74 है, वो क्या बोलता है, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एडवाइज द प्रेसिडेंट, क्लियर है? मतलब आर्टिकल का बिल्कुल लोड नहीं लेना है, बहुत बार चीजें आएंगी जाएंगी, लेकिन आपको इसलिए बार बार बोलते हैं, 20 बार जाएंगे ना दिमाग में तो रटा सा जाएगा कि भाई आर्टिकल 74 क्या है, 78 क्या है, तो यही पर्पस है मेरा, है ना? मैं आपको बहुत आगे की भी चीजें अभी बेस लाइन के तौर पे चूंकि यूज करना है समझाने के लिए, तो कंसेप्ट स्ट्रांग भी हो जाए और आपका दिमाग भी यूज टू हो जाए क्या कि हाँ आगे ऐसा कुछ आने वाला है। तो यानी कि क्या बोल रहे हैं, देयर शैल बी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो जैसे क्लास ऑनगोइंग अभी होती है ना, तो ये सारी चीज जो है ये सब बतला दिया, तो इन सबको ना मतलब नोट्स में आपके वो चीजें लिख लीजिए, बाकी तो पीडीएफ मैं दे दूंगा आपको, समझ पाए? यानी कि हम क्या बोल सकते हैं, प्रेसिडेंट को इंटीग्रल टू द गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं, बोलेंगे? नहीं भी समझ में आ रहा होगा अभी भी, तो आप 26 जनवरी 15 अगस्त का है प्रेसिडेंट का अभिवादन सुनिएगा, है ना? जो वो क्या प्रोनाउंस करते हैं, हमारी सरकार, सुने हैं कभी? तो हमारी सरकार सिग्निफाइज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एडवाइज द प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट इन आवर कंट्री प्लेज डुअल रोल, मतलब सिंपली क्या हो गया, इंटीग्रल टू द पार्लियामेंट और इंटीग्रल टू द गवर्नमेंट कैसे हो जाता है। और हमको ये बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर करके रखना है कि पीएम है वो हेड ऑफ गवर्नमेंट की कैपेसिटी से और प्रेसिडेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या रिपब्लिकन हेड की कैपेसिटी से। अभी हम लोग अननेसेसरी नहीं जाएंगे, क्या डिफेक्टो क्या डीजीओ कुछ भी नहीं, क्लियर? तो ये सारा कंसेप्ट क्लियर है। तो अब देखिए, तो हम लोग सिग्निफाई कर सकते हैं ना, स्वामी है, किंग है, कैसे सिमिलर थे, कैसे डिसिमिलर थे। अभी क्या है, रिपब्लिकन, मतलब एज बीइंग रिपब्लिकन हेड ऑफ द स्टेट,
प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इंश्योर्स द कंसेप्ट ऑफ वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन इन द कंट्री। कैसे करता है वो चीजें, जैसे अभी समझाने को मिलेगा, समझा सकते हैं। तो ये डिफरेंस मतलब स्वामी मतलब बेसिकली आपको ध्यान में ये रखना है क्या कि ये क्या है, एंशियंट एडमिनिस्ट्रेशन मतलब अंडर सप्तंग थ्योरी क्या एग्जिबिट कर रहा था, कैसे कर रहा था, और कंटेम्परेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में हम कैसे इसकी रेलेवेंसी पाते हैं। दूसरा है अपने पास अमात्य। अमात्य यानी कि क्या बोलते हैं हम लोग, मंत्री। चलिए बतलाइए अमात्य मंत्री को कैसे, मतलब क्या रोल था इनका, ये किस पर्पस के लिए था, मंत्री क्या होते थे? हाँ बोलिए। हाँ, सलाह देने के लिए। सलाह, अब देखिएगा जैसे ही सलाह बोले तो दिमाग में इधर का तो आया होगा जरूर चीज, यानी कि अमात्य मंत्री जो होते थे, एक टर्म में अगर हम डिफाइन करें तो क्या होता था, फॉर कलेक्टिविज्म इन डिसीजन मेकिंग होता था। कलेक्टिविज्म शॉर्ट लिख रहे हैं बहुत सारी चीज, तो ऐसा नहीं बोलेगा कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट यही है। पहले डिस्क्लेमर है मेरा क्या कि बहुत सारी चीजें, चूंकि क्लास है तो इसलिए शॉर्ट लिखते हैं, आप नहीं लिखेंगे। आप मान लीजिए ये कर देते हैं ना सीजी, तो एग्जामिनर क्यों लोड लेगा कि ये सीजी का क्या मतलब, वो जान रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा है, लेकिन आप पे ब्लेम दे देगा कि आप ही जो है स्टैंडर्ड प्रैक्टिस फॉलो नहीं किया। समझ गए ना? तो हम लोग लिखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट, नहीं तो फिर तो सब अपने अपने वर्ड में कोडिफाई करने लगे। एग्जामिनर जो है पहले ही वो बोल देगा कि भाई जो लिख रहे हो, मेंस आंसर लिख रहे हो इस बार, सब जो अपने पेज में लिख के देना है कि कौन क्या क्या वर्ड यूज किए हो एब्रिविएटेड फॉर्म में। समझ गए? तो हम लोग स्टैंडर्ड प्रैक्टिस को ही, क्लास है इसलिए कभी देखते होंगे कि प्रेसिडेंट को ऐसा कर दिया, कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा कर दिया, ध्यान रखिएगा। तो अमात्य जो मंत्री हैं उनका क्या रोल था पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में, कलेक्टिविज्म इन डिसीजन मेकिंग को लेकर के। बट ओवरऑल क्या होता था क्या कि सिंस बीइंग ऑथोरिटेटिव हेड ऑफ द स्टेट, मतलब डिसीजंस उन्हीं के थ्रू होता था। अब बतलाइए क्या कि सिमिलर और डिसिमिलर, मतलब हाउ इट वाज, दिस मैकेनिज्म वाज सिमिलर इन इंडियन, मतलब व्हाट इज रेलेवेंसी ऑफ हैविंग अमात्य सिस्टम अंडर मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन एज कंपेयर, मतलब एज कंपेयर टू कंटेम्परेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। बताइए कलेक्टिविज्म इन डिसीजन मेकिंग, अगर हमें वो दिखलाना पड़ेगा मतलब सिमिलरिटी, तो उस वाले पॉइंट्स को, मतलब अमात्य का सिग्निफिकेंस क्या था, हैविंग कलेक्टिविज्म इन डिसीजन मेकिंग, जो सामूहिक निर्णय क्षमता है उसको लेकर के। और दिस पॉइंट मस्ट बी रिफ्लेक्टेड बाय द सिग्निफिकेंस ऑफ आर्टिकल, बाय द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 74 दैट स्टेट्स के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम टू एड एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट। ये सारा चीज क्या कहलाता है? हाँ, कलेक्टिविज्म इन डिसीजन मेकिंग को बतला रहा है ना। तो सेम चीज समझ पाए ना? तो हम कैसे, मतलब अब ये भी चीज ध्यान रखिएगा व्हाइल आंसरिंग मेंस, हमारे पास आर्टिकल जो है फैक्चुअल होने की कोशिश मत करिएगा कि आर्टिकल, आप प्रोविजंस को लिख दीजिए, बाद में ब्रैकेट में आर्टिकल 74 लिख दीजिए, दिस मेक्स सेंस। ये नहीं क्या कि आर्टिकल 74 सिग्निफाइज, तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप जो है अपने नॉलेज को एग्जिबिट करना। एक्चुअली में ये है, यूपीएससी में यही चीज फॉलो किया जाता है कि आप लिखिए, मतलब शोइंग योर नॉलेज इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, आप कितना एनालिटिकल हैं, कितना क्वेश्चन की बारीकियों को समझते हैं और उसको फैक्ट के साथ सपोर्ट कर देते हैं, चीजों को रिलेट कर देते हैं। आप सारे चीज लिख करके ब्रैकेट में 74 लिख देंगे तो बहुत अच्छा है वो, ये नहीं कि 74 से शुरू करेंगे आर्टिकल वाइज। क्लियर? तो ये चीजें हो गई। अब देखिए आज के डेट में क्या है अपने पास, टेरिटरी। टेरिटरी टेरिटरी को क्या बोलते हैं हम लोग हिंदी में? जनपद। आप देखिए ये वाला टर्म एग्जैक्टली आप यूपी में जब जाएंगे ना, जो डिस्ट्रिक्ट है यूपी के अंदर में, अभी लेट्स से 75 डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे देखेंगे जनपद, जैसे गौतम बुद्ध नगर जनपद है ना, कानपुर जनपद, वहां पे देखिएगा यूपी के अंदर में सेम एग्जीबिशन मिले, सेम एग्जीक्यूशन मिलेगा ये वाली टर्म का। तो टेरिटरीज का क्या सिग्निफिकेंस है, तो हम क्या बोल सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिवीजन है, मतलब फॉर स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन स्टेट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू सेवरल यूनिट्स, ये चीज है ना। तो उस स्टेट का सेवरल यूनिट में बंटना, तो यही टेरिटरी या जनपद है। तो इसको हम लोग सिंपली एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स के तौर पे ले लेते हैं। क्या रिलेट, मतलब वो तब भी था, आज के भी डेट में हम लोग शो कर सकते हैं कि इंडिया है, सेवरल स्टेट्स हैं, है ना, मतलब कर देंगे कि आर्टिकल 1 सिग्निफाइज 20 इंडिया कंप्राइज्ड ऑफ 28 स्टेट्स एंड 8 यूटीज, ऐसे करके। और दैट स्टेट्स हैज बीन डिवाइडेड इनटू वेरियस डिस्ट्रिक्ट, और दैट मतलब एक फ्लो चार्ट में शो कर दीजिए, डिस्ट्रिक्ट है, फिर सब डिस्ट्रिक्ट यानी कि जो सब डिवीजन है अपने पास, ब्लॉक्स हैं, फिर विलेजेस वगैरह। समझ गए? तो इसीलिए जब आप, अगर मान लीजिए बीपीएससी आपसे कभी ये पूछ देता है रैंडमली
क्या कि कितने विलेज हैं अपने इंडिया में, तो समझ गए ना कि आपको रटना नहीं होता है। जब आप सेंसस पढ़ रहे होते हैं, सेंसस तो पढ़ेंगे ही, अपने तैयारी का पार्ट एंड पार्सल है, क्योंकि आप जब तक कुछ चीज जैसे कि मान लीजिए फीमेल के रिगार्डिंग, जैसे बिहार, अब वहां पे बिहार का आप दे रहे हैं मेंस, फॉर्चुनेटली आप मेंस अपियर हो रहे हैं मेंस के रिगार्डिंग, और बिहार का सेंसस ही नहीं पता। अब सिग्निफिकेंस में आपको समझाता हूँ। एडमिनिस्ट्रेटर बनेंगे, आपको यही नहीं पता है क्या कि भाई बिहार में महिलाओं का कंपोजिशन क्या है, बच्चे का कंपोजिशन क्या है, ओल्ड एज पॉपुलेशन क्या है, तो आप समझिए ना क्या मतलब आप इनफैक्ट लेके चल रहे थे चीजों को, कमी थी शुरुआत से ही, तो वो सारी चीजें हैं। मतलब हमें हमें ना रेलिवेंसी दिखानी होती है कि भाई आप मुझे ही क्यों चुनिए। तो जब भी कुछ ऐसा आएगा ना, तो जब हम ये बोलेंगे ना कि नियर अबाउट मतलब दिस स्कीम विल बेनिफिट सच शेयर ऑफ पॉपुलेशन, तो समझ रहे कितना बड़ा इंपैक्ट डाल दिया। वो चीजें फिर आपके मतलब अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेगा कि हम कैसे चीजों को यूज करते हैं। क्लियर है? तो टेरिटरीज का सिग्निफिकेंस ये हो गया। अगला है फोर्ट, यानी कि दुर्ग। दुर्ग समझते हैं? दुर्ग क्या हो गया? डिफेंस मैकेनिज्म। दुर्ग जो है अपना डिफेंस मैकेनिज्म हो गया, मतलब फोर्टिफिकेशन देखते होंगे, डिफेंस मैकेनिज्म। जैसे डिफेंस मैकेनिज्म, जैसे ये चीज को समझने के लिए राजस्थान का देखिए, राजस्थान में जो जो मान लीजिए किंगशिप होती थी, उसमें देखते होंगे कि डिफरेंट डिफरेंट परकोटे बना दिए जाते थे, सो दैट कि वो एक्सटर्नल अटैक से सेफ रहे। मूवी वगैरह भी बहुत देखे होंगे उसमें। तो फोर्ट का सिग्निफिक आज के जो कंटेम्प्रेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें कैसे रेलिवेंसी पाते हैं इसका? बॉर्डर फेंसिंग मैकेनिज्म देखते होंगे कि हमारे पास जैसे कि चाइना को लेके बाउंड्री है, जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां पे, हालांकि कुछ पोरस बाउंड्री भी है, लेट्स लिव इट, जो पोरस बाउंड्री वाला मामला है, बट वो डिपेंडिंग अपॉन बायलैटरल रिलेशन विद दैट कंट्री। बाकी जगह क्या है? बॉर्डर डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्म फोर्सेस, बॉर्डर फेंसिंग मैकेनिज्म, ये सारी चीजों को हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फोर्ट के बाद क्या देखते हैं हम लोग? ट्रेजरी, यानी कोष। ट्रेजरी लिख लेते हैं, ट्रेजरी कोष। अब देखिए कौटिल्य, अब देखिए आप जो है जब ये चीजें बतला रहे थे क्या कि अर्थशास्त्र, दैट वाज बेसिकली मतलब दैट वाज कंप्लीटली रिलेटिंग टू इकोनॉमिक्स, पहले ये चीज बतला है। अब एक एस्पेक्ट उसका नजर आ रहा है सप्तांग थ्योरी के अंदर में, तो कहना तो क्लियरली गलत हो गया ना। तो ये सारी चीजें, तो कोष का क्या मतलब हो गया? अब देखिए कौटिल्य खुद ही इस बात को बोलते हैं या कि फाइनेंस इज सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, फाइनेंस लाइज एट सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट, जिसमें कि आप क्या देखते हैं मतलब तो स्मूथ जो गवर्नमेंट जो फंक्शनिंग है, चाहे गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल, अभी तो हम बोल पाने की कंडीशन में है ना स्ट्रक्चरल, व्हाट इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट। तो स्ट्रक्चरल फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट को सस्टेन कराने के लिए फाइनेंस क्या है? कोर में लाइज करता है, द सेंटर ऑफ द गवर्नमेंट में, यानी कि जो एक्सपेंसेज है स्टेट्स का, जो एक्सपेंसेज होगा वो चाहिए होगा, और वही आपके लिए ट्रेजरी रोल प्ले करता है। और आज के कंटेम्प्रेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेजरी का रोल कहां से कैसे देख पाते हैं अपने पास? CFI, चलिए कंसोलिडेट, ठीक है, ये टर्म चूंकि सब को क्लियर नहीं है दैट्स वाई, लेकिन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया को आपने यूज किया तो बहुत सही। आगे बतलाइए। हम्म हम्म बहुत ज्यादा डीप जा रहे हैं फाइनेंस का, मतलब ठीक है, मोटा मोटा जैसे आप ले सकते हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ये भी बहुत ज्यादा टेक्निकल हो गया, मतलब शुरुआत ऐसे तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। आरबीआई जो सिंपल वे में, आरबीआई का प्रेजेंस देखते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का प्रेजेंस देखते हैं, और एक बेटर टूल के तौर पे क्या देखते हैं? बजट, है ना, बोल सकते हैं ना कि बजट इज एट द सेंटर ऑफ गवर्नमेंट। अगर बजट क्या है आपका? एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों ही इंक्लूड करता है, यही ना एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के लिए, यही चीज है ना। तो ये सारा मैकेनिज्म है। अब इतने को ले लेंगे, काफी एग्जांपल है, बाकी तो आपने जैसे टर्म बदलाया कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, और क्या बतला रहे थे? फाइनेंस कमीशन, तो ये सब भी है, बट थोड़ा ज्यादा टेक्निकल हो जा रहा है फिलहाल के लिए। अब देखिए, अच्छा एक डिफरेंस बतलाइए कि ये आरबीआई और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ये तो बजट तो आपका हो गया ना कि गवर्नमेंट मशीनरी में आ जा रहा है बजट, तो इसको हटा दीजिए फिलहाल। आप मुझे ये डिफरेंस बतलाइए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन आरबीआई एंड मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इन टर्म्स ऑफ जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आरबीआई का क्या रोल है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है? फाइनेंशियल एग्जीक्यूशन करेगा आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ले लेते हैं।
और बताइए मेजर डिफरेंस। अच्छा ये बताइए कि कंट्री के लिए फिस्कल पॉलिसी कौन बनाएगा? फिस्कल पॉलिसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बताएगा, है ना। और जो मॉनेटरी पॉलिसी है, जैसे कि मान लीजिए कंट्री के अंदर में इन्फ्लेशन कंडीशन स्टेटस को कंट्रोल करना, मीन्स इफ आरबीआई वांट्स टू स्क्वीज मनी फ्रॉम द मार्केट, तो उसके लिए क्या करेगा? मतलब मॉनेटरी मैकेनिज्म को लाएगा। जैसे आपने सुना होगा रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, सीएलआर, एसएलआर, है ना। ये सारे मैकेनिज्म, ये सारे टूल्स है, मैकेनिज्म है टू कंट्रोल मार्केट, टू कंट्रोल मनी इन दैट मार्केट। दो तरीका होता है, या तो मनी को रिलीज करना, ज्यादा है इन्फ्लेशन हो जाएगा। अगर मान लीजिए आप ही के पास आज आप जो है मान लीजिए 10,000 रुपए पॉकेट में रखे हुए, आपको 70,000 दे दिया, और क्या करेंगे? तुरंत इधर नजर आ रहे थे कहीं और चले जाएंगे, कुछ खा लिया, वहां से आप क्या करेंगे? तुरंत चले जाएंगे रूम में, देखेंगे एसी नहीं था, तुरंत एसी खरीद लेंगे, है ना। ये सारी चीजें करेंगे, यानी कि आपने क्या कर लिया? एक्सपेंडिचर बढ़ा रहे हैं आप अपना, तो मार्केट में आप पैसा ही तो रिलीज कर रहे हैं। अब जब जो है वही आरबीआई भी क्या करेगा? रिलीज मतलब स्क्वीज करना चाहेगा, एब्जॉर्ब करना चाहेगा मनी को, तो क्या करेगा? मतलब कंट्रोल करने की तो वो किसमें कवर होगा? मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में। तो ये सारे मैकेनिज्म है। मतलब क्वांटिटेटिव रेगुलेशन कौन करता है? क्वांटिटेटिव आरबीआई, और क्वालिटेटिव कौन करेगा? मतलब ये भी करता है, आरबीआई के पास दोनों मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर में, मतलब आरबीआई जो है बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी को रेगुलेट करता है। किस मैकेनिज्म से? क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मैकेनिज्म दोनों ही। बट ओवरऑल मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का क्या रोल है कि वो अपेक्स लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, और फिर वो कंट्री की फिजिकल पॉलिसी को रेगुलेट करता है। जैसे कि मान लीजिए देखा होगा आपने, जीएसटी बनाना, इनकम टैक्स वगैरह कितना होना चाहिए, टैक्सेस, लॉज वगैरह। ईडी का आरबीआई सबसे कोई मतलब है? कोई मतलब नहीं, समझ पा रहे? तो ये सारी चीजें, बजट वगैरह, बजट कितना बड़ा क्रूशियल रोल है अपने फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का, और उस पर कंट्रोल किसका है? गवर्नमेंट का कंट्रोल है, ना कि आरबीआई वगैरह, समझ पा रहे? तो ये सारी चीजें। तो ट्रेजरी ये हो गया, मतलब फिफ्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिफ्थ एलिमेंट के तौर पे। अगला है अपने पास दंड, है ना। अब देखिए दंड के अंदर में, दंड समझ पा रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए जो स्टेट के नॉर्म्स हैं, है ना, स्टेट के नॉर्म्स हैं, जो एग्जिस्टिंग रूल्स रेगुलेशंस, उसको वायलेट करना। तो हम लोग बेसिकली दंड को दो पार्ट में देखते हैं। एक है अपने पास कोर्सिव पावर, कोर्सिव पावर, और दूसरा है पार्टिसिपेटिव पावर। अब देखिए कोर्सिव पावर और पार्टिसिपेटिव पावर टर्म से क्लियर है या बतलाना पड़ेगा? कोर्सिव का मतलब होता है डरा धमका के। तो ये चीज आपको क्या है, पहले के टर्म्स में, जैसे कि मान लीजिए ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में आपको क्या, कौन सा, अगर एक हिंदी में टर्म बोल दिया कि डरा धमका के, ये वाला टर्म नजर आना चाहिए या पार्टिसिपेटिव पावर नजर आना चाहिए? अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि ठीक है, अपने यहाँ प्रोसिक्यूशन का मैकेनिज्म है ना, कि कन्विक्शन का मैकेनिज्म है, गिरफ्तार किए जाते हैं आफ्टर, मतलब सस्टेनिंग ऑल दैट मैकेनिज्म, एप्लीकेशन ऑफ जो पहले का था आईपीसी, सीआरपीसी और इंडियन एविडेंस के अंदर में, दैट पर्सन हैज बीन कन्विक्टेड, ये हो गया। अब उसकी गिरफ्तारी सपोज तिहाड़ जेल के अंदर में है। अगर मैं आपको बोलूं क्या कि तिहाड़ जेल के कैदियों को डेवलपमेंटल वर्क में इंक्लूड किया जा रहा है, और अगर एग्जीबिशन अगर यहाँ पे लगता है और एक स्टॉल सेपरेटली बनाया जाता है, प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्रोसिक्यूटेड पर्सन इन तिहाड़ जेल, प्रोसिक्यूटेड पर्सन ऑफ तिहाड़ जेल, वो आता है, तो उसको क्या करने की, या ये क्या शो करता है कि हम उनको पार्टिसिपेटिव पावर के अंदर मैकेनिज्म मतलब ला रहे हैं। या फिर आप देखते होंगे क्या कि बेटर एग्जांपल आपको बतलाते हैं, पुलिस पब्लिक फ्रेंडली मैच, ये क्या है? एक जो खौफ है ना, या रिमूवल ऑफ रेड बीकन फ्रॉम द व्हीकल्स, ये क्या है? मतलब जब जैसे ये न्यू गवर्नमेंट जब आई, तो इन्होंने एक ये ऑर्डर निकाला क्या कि अब से जो ऑफिसर्स पहले रेड सायरन वगैरह बजाते हुए चले जाते थे, उसके बाद से आप देखते होंगे कि ऑफिसर्स की गाड़ी में रेड बीकन है ही नहीं अब। तो ये क्या है? जैसे कि मान लीजिए रेड बीकन के लगने से जो पीपल का ट्रस्ट है, ट्रस्ट जो है वो गैप में, ट्रस्ट गैप हो जा रहा था, है ना, ट्रस्ट डेफिसिट क्रिएट हो रहा था रदर देन ट्रस्ट ब्रिज, समझ पा रहे हैं? तो पार्टिसिपेटिव पावर का ये मतलब है कि पुलिस है, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के मैकेनिज्म के रिगार्डिंग पुलिस का इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट करता है, बट किसके लिए है? वो पब्लिक के लिए। तो पब्लिक को, पब्लिक के मन में ये फियर ना हो कि हम जो है, मतलब पुलिस हमें डराने के लिए, हम खौफ में रहे, बट रेदर ये हो कि पुलिस हमारे प्रोटेक्शन के लिए, पुलिस एंड लॉ एंड ऑर्डर के मैकेनिज्म को इंश्योर करने के लिए, समझ पा रहे? और उसी की कड़ी में हम लोग क्या देखते हैं, पुलिस मतलब पुलिस पब्लिक फ्रेंडली मैच। या अगर मैं आपको बोलूं क्या कि फर्स्ट लेडी ऑफिसर, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर ऑफ द कंट्री किरण बेदी,
had introduced पुलिस बीट सिस्टम इन दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली के अंदर में पुलिस बीट सिस्टम का किया, मोहल्ला पुलिस का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। मतलब एक रेजिडेंशियल वेलफेयर कॉलोनी है ना अपनी, उसके अंदर में अगर पुलिस बीट बना लिया तो ये पुलिस इसी मोहल्ले के अंदर में रह रहे, तो सो दैट की पब्लिक जो है पहले खौफ थी, अब क्या होगा कि पुलिस का इंटरेक्शन है दिल्ली से, दिल्ली का इनका फ्रेंडली बातें होंगी तो फ्रेंडली रिलेशन डेवलप होगा, ना कि खौफ का रिलेशन। तो कोर्सिव पावर वॉज अंडर ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन है ना, और मतलब ऐसा नहीं है क्या कि हाँ अभी के, बट अब चलिए एक चीज मैं आपको रिसेंट मैं बतलाता हूँ, एज हेल्ड बाय आवर पीएम, मतलब इंडियन प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने बोला था क्या कि एक रूल ओरिएंटेड और एक होता है रोल ओरिएंटेड, समझिएगा अच्छे से, रूल ओरिएंटेड और रोल ओरिएंटेड, जो एक नया कंसेप्ट लॉन्च किया गया, कर्मयोगी गाइडलाइंस 2023, कर्मयोगी गाइडलाइंस 2023 एज एडवोकेटेड बाय द ऑनरेबल पीएम। तो उन्होंने ये बोला था क्या कि ए ब्यूरोक्रेट शुड बी रोल ओरिएंटेड, रोल ओरिएंटेड समझ रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप सब डिविजनल मजिस्ट्रेट बना दिए गए, तो आप क्या करेंगे, मतलब देखा किसी को पकड़ के 2 थप्पड़ खींच दिए, यही होता है, यही मैनर है तुम्हारा, तो फिर क्या करेंगे, मतलब ये आपको जो जिस पर्पस के लिए इंट्रोड्यूस किया गया इस सर्विस में, आप अपनी वर्क इंटीग्रिटी नहीं पाएंगे, है ना। मान लीजिए डीएसपी बना दिए जाते उस स्टेट के अंदर में, तो आप लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के लिए हैं, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, ना कि क्या करेंगे कि कॉलोनियल माइंड सेटअप लेके चलेंगे कि अरे तुम हमसे बात कर रहे हो, परमिशन लिया क्या। जैसे कि अभी आपने देखा होगा वो ट्रक वाला केस था, एमपी वाला, समझ गया ना, तो वो क्या है, वो एग्जाम्पल देखे ना, वो वाला क्लिप, वीडियो क्लिप नहीं देखे, वो एक्चुअली उसमें क्या होता है कि बहुत बुरी तरीके से डांट देता है, देखे होंगे अगर कोई तो क्या है, डांटना क्या हो गया, कोर्सिव पावर एक्सरसाइज करने की कोशिश कर रहा है, जबकि उसको क्या है, कॉन्फिडेंटली उसकी बात सुननी चाहिए, उसकी भी बात सुनिए। आप अगर कुछ बोल रहे हैं तो विद इन दैट रूल रेगुलेशन ही बतलाएंगे, समझाएंगे उसको कि देखिए ऐसा प्रोटेस्ट करना मतलब लॉ एंड ऑर्डर को वायलेशन करता है, तो दैट्स वाई आप ना करिए। लेकिन आप क्या करें, तुम्हारी हेकड़ी निकाल देंगे, 1 सेकंड में तुम्हें समझ में आ जाएगा कि डिप्टी कलेक्टर क्या होता है, तो ये क्या है, किस माइंडसेट को बतलाता है, इसको बतलाता है, इस माइंडसेट को बतलाता है, रूल ओरिएंटेड को बतलाता है कि ठीक है कि अगर आपको काम करवाना है तो पहले मेरे कलेक्टर से बात करिए, समझ गए। रोल ओरिएंटेशन का क्या मतलब है कि आपको चेंज एजेंट के तौर पे लाया गया, समझिएगा अच्छे से, आपको चेंज एजेंट के तौर पे लाया गया सो दैट कि आप अपने उस डेवलपमेंटल रोल को प्रोसीड करने की डायरेक्शन में बढ़िए आगे, ना कि आप कॉलोनियल माइंडसेट से बैठे रहिए उस चेयर पे, समझ के बात को। तो यही चीज है, कर्मयोगी गाइडलाइंस 2023 में जो अपने पीएम है उन्होंने एडवोकेसी किया, ए ब्यूरोक्रेट मस्ट बी रोल ओरिएंटेड रेदर देन रूल ओरिएंटेड, समझ के बात। रूल ओरिएंटेड मान लीजिए सिर्फ नियम कानून में बनना, आईपीसी सीआरपीसी करते रहना या इंडियन पुलिस एक्ट ये सब करते रहना, और उसकी जगह पे ये करना क्या कि चलिए ठीक है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस लिए, उनके लीडर को बुलाइए, बात करते हैं, सॉल्यूशन दीजिए जल्दी से इनको, ठीक है, इनका जो मतलब फाइनेंशियल असिस्टेंस इनको क्यों नहीं मिला है अब तक, मतलब आपके होने से एडमिनिस्ट्रेशन इनहेंस हो, स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन हो, ना कि आप क्या करें, पावर एक्सरसाइज करें। तो यही सारी चीजें, मतलब डंडा में कोर्सिव पावर का एग्जाम क्या हो सकता है, और पार्टिसिपेटिव पावर आज के डेट में इंडियन कंटेम्परेरी इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में आप क्या देखेंगे। चलिए यही एक चीज है, यही जैसे लास्ट जो क्वेश्चन अभी जैसे उन्होंने अनुशिका ने जो इंटरव्यू दिया हुआ था उनसे पूछा था क्या कि पुलिस है, आप जो है ये कोर्सिव पावर को करेंगे या फिर पार्टिसिपेटिव पावर को करते रहेंगे। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, मैंने आपको पहले ही बोला है कि हमारे पास 2 चीजें हैं, एक कंसेप्ट होता है सेंट्रलाइजेशन, एक कंसेप्ट होता है डिसेंट्रलाइजेशन। वापस बोल रहा हूं, anything in that organization which tends to emphasize role of this single person, वो आपका सेंट्रलाइजेशन के एग्जांपल में आएगा। और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होगा कि इनके रोल को, यानी कि सबऑर्डिनेट लेवल पे जो पर्सन्स हैं, वर्किंग पर्सन्स हैं, उनके रोल को हाईलाइट करना, वो क्या हो जाएगा, डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए मान लीजिए नेशनल इमरजेंसी है, तो आप उस वक्त किसकी एडवोकेसी करेंगे, सेंट्रलाइजेशन वाली चीज है या डिसेंट्रलाइजेशन वाली चीज, ऑब्वियस है ना। लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के राइट्स हो गया है सपोज, एंड यू हैव बीन डिप्लॉयड एज डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ दैट सब डिविजन, यही है। और आप क्या बोलेंगे क्या कि आ जाओ शांति से बैठ के बात करते हैं, आप क्या देखें, लॉ एंड ऑर्डर के मतलब भीड़ जो है वो एजिटेटिव है, वायलेंसिव है हाईली, तो आप क्या देखेंगे,
आप लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग देखेंगे, आप ये देखेंगे क्या कि मतलब राइट्स जो स्प्रेडेड है उसकी डिग्री क्या है, अप टू दैट एक्सटेंट पुलिस पर्सनल जो है वो सेफ्टी मैकेनिज्म इंश्योर किया है कि नहीं। आप जो है लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस मतलब कंडीशन और वायलेंट ना हो तो उसमें क्या देखेंगे, आप जो है थ्रेटनिंग कंडीशन देंगे, वार्निंग देंगे उनको, तो ये सारी चीजें तो नहीं हो रही है ना, ये है। आप अप टू दैट डिग्री सेटिस्फाई हो लेंगे कि अभी मामला शांत है, तो चलिए उनके लीडर से बुला के बात करते हैं, है ना। अब उधर से जो है पेट्रोल बम फेंक दिया गया, उधर से जो है कुछ मतलब अटैक कर दिए गए, तो आप क्या करेंगे कि उनसे बुला के बात करते हैं या फिर आप लॉ एंड ऑर्डर को एग्जीक्यूट करेंगे, समझ गए। तो ये सारी चीजें डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन हम चीजों को यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि आप एक आइडियल आंसर में रहिए, मतलब डीएसपी बना दिए गए और बहुत मतलब कि नहीं ठीक है हम लोग बात करते ही रहेंगे, ठीक है, जब तक कि हम साफ ना हो जाए, ठीक। तो डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट किसका, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन कि हमें जो डिग्री लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस, प्राइमरी हमारा काम क्या है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर हम सिचुएशन को देखेंगे, और ये चीज है कि आज के डेट में पुलिस पब्लिक रिलेशन दैट मस्ट हैव ए सेंस ऑफ पार्टिसिपेटिव पावर, वो चीज है इन थियोरी है, जब तक मतलब कि वो सिचुएशन नॉर्मल डेवलपमेंटल एस्पेक्ट तक है। लेकिन जब सिचुएशन एग्रेसिव हो जाए, वायलेंसिव कंडीशन हो जाए, वायलेंट कंडीशन हो जाए, तो उस वक्त हमारा काम क्या हो जाएगा, प्राइमरली लॉ एंड ऑर्डर के मेंटेनेंस के रिगार्डिंग हो जाएगा, और दैट एट दैट टाइम कोर्सिव पावर मस्ट बी एक्सरसाइज। समझ गए बात को। तो ऐसा नहीं क्या कि हम आइडियल वे में ही चलते रहेंगे हमेशा, तो फिर ये लग जाएगा ना कि आप रटा रटा चीज बोल रहे हैं, समझ गए। तो यही चीज, तो सिक्स्थ हो गया अपना दंड, और सेवंथ हो गया, सेवंथ क्या है अपना लास्ट मित्र, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं एलाई, इसी का इंग्लिश नेम है मित्र। ये देखिए एज ए सेवंथ एलिमेंट ऑफ द स्टेट, ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, एज ए सेवंथ एलिमेंट ऑफ द स्टेट, तो ऑर्डर में ही है ये सब। एज सेवंथ एलिमेंट ऑफ द स्टेट ए नेशन और ए स्टेट रिकॉग्नाइज इट्स, कि कौन से नेशन के साथ इसका फ्रेंडली रिलेशन है और कौन से नेशन के साथ इसका एनिमी रिलेशन है, सो दैट डिपेंडिंग अपॉन द फैक्ट वो कंट्री क्या करती है, अपनी फॉरेन पॉलिसी बना सकती है, समझ गए। तो ये सारी चीज है। तो इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर में सप्तांग थ्योरी दैट वाज बेसिकली रिलेटिंग टू पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप, और मतलब अर्थशास्त्र, एक्चुअली अर्थशास्त्र वाज रिलेटिंग टू पॉलिटिको एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दैट इज स्टेट क्राफ्ट, और उसी अर्थशास्त्र के अंदर में एक सप्तांग थ्योरी है दैट इट मींस 7 वाइटल एलिमेंट्स ऑफ द स्टेट के बारे में ये सातों के साथ मेंशन हो गया। और उसके बाद बीच की चीजें जो समझाने के लिए इलस्ट्रेटिव मैकेनिज्म है उसको हम लोग कंसेप्ट के तौर पे रखेंगे, जहां पे जो चीजें साइडलाइन बतलाते हैं ना उसको अगर एक लाइन कर दीजिए, उसके में लिख लीजिए, तो वहां से भी क्वेश्चंस बहुत आते हैं, और मेंस में आपका वो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा सपोर्टिव हो जाएगा चीजों को जब नोट्स वगैरह बनाएंगे ना। तो अब देखिए ये जो सेवंथ एलिमेंट है ना अपना मित्र, उसमें देखते होंगे कि फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग, तो फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग कौटिल्य ने एक और थियरी दी थी, इस बात इसको भी हम लोग थोड़ा शॉर्ट में कर लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी के रिगार्डिंग कौटिल्य ने एक और पॉलिसी दी थी, उसको हम लोग बोलते हैं मंडल थियरी। तो उसको क्या बोल रहे हैं, मंडल थियरी। तो मंडल थियरी वाज एक्चुअली 6 फोल्ड थियरी। तो 6 फोल्ड थियरी के अंदर मतलब मंडल थियरी का सिग्निफिकेंस वही आपका 6 फोल्ड थियरी है फॉर द फॉरेन पॉलिसी ऑफ दैट स्टेट, और उसी के अंदर में देखेंगे संधि है, विग्रह है ना, समस्या है, संधि है, विग्रह है, आसन है। संधि का मतलब क्या हो गया, पीस ऑफ मतलब ट्रीटी ऑफ पीस, विग्रह का क्या मतलब हो गया, ट्रीटी ऑफ वार, है ना, वार हो गया। अब उसके बाद जो है, अच्छा देखिए कौटिल्य ने ये भी बोला था क्या कि किसी भी स्टेट को अनयूजुअली वार में नहीं एंगेज होना। एक्चुअली उसने बोला था कि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करने के लिए अगर हमें मतलब कि लड़ाई में मतलब कि लड़ाई कब करें, आप देख लीजिए, अगर नुकसान हो रहा है कॉस्ट मतलब एनालिसिस बेनिफिट एनालिसिस का करिए, तभी जाके लड़ाई में इन्वॉल्व होइए, अदरवाइज नहीं। अदरवाइज उसने बोला था आसना वाला कंडीशन, यानी न्यूट्रल रहने को लेकर के, ठीक है। समस्या है मतलब जो मार्चिंग, समस्या का मतलब होता है ट्रूप्स का मार्च करना, है ना। द्विधि भव, यानी कि दोनों ही थियोरी, दोनों ही कंडीशन के लिए पीस और ट्रीटी, ये पीस द्विधि भव वाला क्या कि जैसे इंडिया पाकिस्तान कॉस्ट जो बेनिफिट एनालिसिस करते हुए अगर हमें उसके साथ पीस वाले कंडीशन को प्रीफर करना है तो करेंगे, वार वाले कंडीशन को प्रीफर करना है तो करेंगे। तो एक्चुअली उसमें अंदर नहीं जाना है। मंडल थियरी का सिग्निफिकेंस आपका 6 फोल्ड थियरी है जो कि फॉरेन पॉलिसी पे बेस है, यही सारी चीज क्लियर, और वो भी कौटिल्य के ही द्वारा है। तो इवोल्यूशन में भी हम लोग मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन वाला चीज खत्म हो गया, सप्तांग थियरी खत्म हो गया, ये सारी चीजें।
मंडल थियरी का कंसेप्ट भी थोड़ा बहुत चीज है, ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है उसके। बाकी अब हम लोग देखेंगे, आप थोड़ा सा रेफरेंस ले लीजिए मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। मुगल में क्या आप ऑथोरिटेटिव हेड ऑफ द स्टेट पाते हैं या कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल हेड या रिपब्लिकन टाइप में पाते हैं? सिंपल ऑथोरिटेटिव अगर फरमान्स इशू होते थे, इवन सोशल ऑर्डर के रिगार्डिंग या फिर इकोनॉमिक एवेन्यूज के रिगार्डिंग आप देखते होंगे, जैसे अकबर वी यूज्ड टू से हिम एज मोर लिबरल एज कंपेयर टू औरंगजेब। तो इट मींस कि उसकी जो पर्सनालिटी है, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ दैट किंग, हम उसको मतलब सेंट्रलाइज्ड बोल सकते थे, डिसेंट्रलाइज्ड वाली मतलब पॉलिसी को सपोर्ट या डिसपोर्ट करने वाले बोल सकते थे, या फिर बोल सकते थे कि अच्छा लीडर है, इस टाइप से। लेकिन जब धीरे धीरे करके आप देखते होंगे, थोड़ा इसको कर लेते हैं ताकि कल से जो है वो कर ले। तो मान लीजिए मुगल के बाद हम लोग क्या देखते हैं, मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के बाद, अब एक्चुअली मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जब चल ही रहा था तो इन 1600 एडी ईस्ट इंडिया कंपनी, समझ रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी इन ब्रिटेन गॉट परमिशन टू ट्रेड टू द ईस्ट ऑफ केप ऑफ गुड होप। साउथ अफ्रीका के साउथ में देखेंगे तो केप ऑफ गुड होप मिल जाएगा, तो उसके ईस्ट में ट्रेड करने के लिए उसने परमिशन लिया इनिशियली फॉर 15 ईयर, समझ गए। तो ईस्ट इंडिया कंपनी का मतलब अराइवल शुरू हो जाएगा। अब क्या होता है इधर इंडिया के अंदर में, जो ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इन द ईयर 1608 एडी, मतलब तभी रेन किसका था, रीजन किसका चल रहा था 1608 के अंदर में, कौन से एम्परर का, है ना, जहांगीर का रेजिम था। तो अंडर द रेजिम ऑफ जहांगीर ईस्ट इंडिया कंपनी ओपनड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री एट सूरत, है ना। तो पहली फैक्ट्री कहां पे खोली थी इसने, सूरत में खोली, और 1608 एडी के अंदर में। और यानी कि कहने का क्या मतलब हो गया कि इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी जो है कौन से अफेयर्स में इंगेज थी, कमर्शियल या एडमिनिस्ट्रेटिव, कमर्शियल अफेयर्स में। और उसके बाद क्या हो गया, एंड वी विल से कि हम लोग हिस्ट्री वगैरह में भी देखे हैं, तो एक्चुअली करने की जरूरत नहीं है, वी कैन इजिली एनालाइज दैट कि इनिशियली ईस्ट इंडिया कंपनी वाज कन्फाइंड टू कमर्शियल ऑपरेशन, बट लेटर ऑन इट शिफ्टेड इट्स रोल टू द एडमिनिस्ट्रेटिव, प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, है ना, ये चीज हो जाता है। मतलब उसके बाद क्या हो रहा है, 16 मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड करती है, एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स में एंगेज हो जाती है। उसके बाद शुरू होता है ब्रिटिशर्स का एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू, एक्चुअली टू अब देखिएगा, समझिएगा, टू रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आ रही है, कमर्शियल रोल कर रही है, धीरे धीरे अब इसी को थोड़ा सा समझेंगे। मैंने क्या बोला, फैक्ट्री पहली खोली कमर्शियल ऑपरेशन को करने के लिए। उन्होंने क्या किया था कि ग्रेडेशन ऑफ द पोस्ट किया था, पोस्ट का ग्रेडेशन, यानी कि जो हायरार्की एस्टेब्लिश की थी। तो सबसे पहले क्या किया था उसने, अप्रेंटिस, समझ गए, अप्रेंटिस हो गया, राइटर हो गया, जो लोअर लेवल पे ऑफिशियल था, राइटर, फैक्टर, देन जूनियर मर्चेंट, देन सीनियर मर्चेंट, समझ गए। तो ये हायरार्की है जूनियर सीनियर अपग्रेडेशन में, मतलब सबसे निचला पोस्ट अप्रेंटिस, देन राइटर, देन फैक्टर, जूनियर मर्चेंट। कभी कभी देखते होंगे जीएस वगैरह में ये जो अपना राइटर्स बिल्डिंग के बारे में पूछ लिया जाता है कि राइटर्स बिल्डिंग, जो कि लेटर ऑन बिकेम ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल। तो बंगाल में ही ऑपरेशन सेंटर था ना उनका इनिशियली, तो देखे होंगे फिर राइटर्स बिल्डिंग वगैरह का। तो ये सारे ऑफिशियल्स थे। एक्चुअली क्या होता है कि 1675 में ग्रेडेशन, जो सिविल सर्विस का कंसेप्ट है ना, सिविल सर्विस का कंसेप्ट है, तो दैट गॉट इनिशियली जनरेटेड फ्रॉम, मतलब वो कमर्शियल ऑपरेशन को करने के लिए होता था, समझ गए, कमर्शियल ऑपरेशन को करने के लिए होता था। दिस वर्ड गॉट जेनेसिस इन मतलब had been introduced in the year 1675। और जिन्होंने किया, मतलब लॉर्ड हटाइए नाम से, है ना, सबसे पहले वारेन हेस्टिंग्स ने किया था, है ना। तो क्या बोल सकते हैं, वारेन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस्ड द कंसेप्ट ऑफ सिविल सर्वेंट या सिविल सर्विस इन द कंट्री इन इंडिया। बट क्या है कि आप जब कॉर्नवालिस को देखते होंगे, कॉर्नवालिस थोड़ा ज्यादा इंथुइज्म वाला था, जिसमें कि आप देखते होंगे जुडिशियल रिफॉर्म्स वगैरह आता है इसी के टाइम पे, कॉर्नवालिस जब आता है, तो उस टाइम पे क्या हो रहा है ना, कॉर्नवालिस जो है एक्चुअली मॉडर्नाइज करता है, रैशनलाइज करता है सिविल सर्विस को। एक देखिए, एक होता है टर्म को इंट्रोड्यूस करवा देना, और दूसरा होता है क्या कि हम उसको मतलब साइंटिफिकली रैशनलाइज कर रहे हैं, वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं। तो फर्स्ट टाइम मतलब इंट्रोडक्शन किसके द्वारा हो रहा है वो ध्यान रखिएगा।
और कॉर्नवालिस क्या रोल प्ले कर रहा है? ही मॉडर्नाइज्ड, rationalized and provided scientific role to the civil servant. तो that's why फादर किसको बोल सकते हैं? कॉर्नवालिस को बोल सकते हैं। समझ गए? Who introduced civil service in the country? वारेन हेस्टिंग्स। एंड हु इज कॉल्ड एज फादर ऑफ मतलब सिविल सर्विस इन इंडिया? कॉर्नवालिस। और आपसे अगर मैं पूछूं कि हु इज फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस? इंडियन का मतलब अब सिविल सर्विस किसके अकॉर्डिंग होगा? इंडियनाइजेशन वाले एस्पेक्ट में, मतलब इंडियंस के लिए विद इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेट। तो ऑब्वियस है कि कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, ये सब तो होने वाले हैं नहीं। एक्चुअली क्या है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल हु प्रोवाइडेड स्टील फ्रेमवर्क फॉर द सिविल सर्विस इन इंडिया, तो स्टील फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाया था उन्होंने। तो इन दिस रिगार्ड हम लोग उनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस। ध्यान रखिएगा, वो है सिविल सर्विस इन इंडिया। और मतलब नेचर ऑब्वियस है कि अलग रहा था। और इंडियन सिविल सर्विस कहने का मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद जो ओरिएंटेशन चेंज हुआ, दैट्स व्हाई। तो फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस हम लोग किसको बोल दिए? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। इन दिस रिगार्ड जो हमारा पुलिस एकेडमिक जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन है, नाम क्या है? सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस एकेडमी, हैदराबाद। समझ गए? तो ये है। तो क्वेश्चंस वगैरह कहां से क्या बन जाते हैं, रटना वटना कुछ भी नहीं है, बस सबको समझते चलना है। तो सिविल सर्विस का भी इवोल्यूशन समझ पा रहे हैं? सिविल सर्विस का इवोल्यूशन अब इसको जो है मतलब सारी चीजों को रिलेट करिए रूल ओरिएंटेड, अब चीजों को रिलेट करिए रोल ओरिएंटेड, अब चीजों को रिलेट करिए कर्मयोगी गाइडलाइंस उस डायरेक्शन में क्या रोल प्ले करता है। समझ गए? तो ये किसी ने बोला नहीं है क्या कि आप जो है पढ़ लीजिए उसमें से, पीटी में पूछ रहा है आपको अपने माइंड को हमेशा ट्रिगर्ड कंडीशन में रखना पड़ेगा। हाउ टू यूज द थिंग्स, हाउ टू यूज अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ क्वेश्चन। समझ के बात को? और वहीं से मार्क्स अचीव होते हैं। एक बार वो आर्ट है, प्रोसेस है, मैंने पहले ही बोला, आप सीख गए ना तो फिर कोई नहीं रोक पाएगा आपको सिलेक्शन लेने से। क्लियर? मतलब इतना तो इंश्योर हो, इंश्योर एकदम बिल्कुल प्राइमरली आप इंश्योर हो सकते हैं क्या कि हाँ मेंस मेरा हो जाएगा। समझ गए? कॉन्फिडेंट रहेंगे अनलेस की बहुत बड़ा ब्लंडर ना हुआ हो, है ना? ठीक है, नेक्स्ट क्लास कल करते हैं। थैंक यू। क्वेश्चन लिख लीजिए, क्वेश्चन। क्या करें, अभी टर्म्स में ही रहेंगे, मतलब छोटे छोटे टर्म्स में ही रहेंगे, वर्ड में रहेंगे, या फिर दे कर लेंगे, लिख लेंगे ना? हाँ चलिए लिखिए। एनालाइज 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 द रेलिवेंस ऑफ कौटिल्यन एडमिनिस्ट्रेशन, analyze the relevance of Cautillian administration Cautillian administration with respect to contemporary Indian administration, with respect to contemporary Indian administration. ठीक है, एक एक तो ये हो गया। ये कितना वर्ड में लिखना पसंद करेंगे? ज्यादा में। चलिए 150 वर्ड में लिखिए इसको। मतलब हम लोग अभी एग्जैक्टली बीपीएससी के वर्ड को नहीं उठा रहे हैं, ध्यान रखिएगा। हम लोग बस आपको मतलब आपको जो है एक प्रिपरेटरी स्टेज देने की कोशिश कर रहे हैं, क्या कि वर्ड लिमिट धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे। बेस्ट 150 वर्ड्स आपके हिसाब से क्या होने चाहिए? दूसरा क्वेश्चन लिख लीजिए, अभी दिमाग में था निकल गया। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, इसको आपको लिखना है 50 वर्ड्स में। वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन, वेलफेयर एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, करके आइए।